सॉल्व तो हो गया होगा। सॉल्व हो गया है, जमा नहीं हुआ है बस। पेपर ठीक था। डबल स्टार टेस्ट और इसमें कोई एक बढ़िया छात्र अंतर थोड़ा बताए मुझे तो। आज टाइम भी है, आप लोग देते हैं। क्या अंतर है? एक दो डिफरेंस बैठ के ही बताइए, एक दो बताइए। अच्छा, और? ओ, अच्छा ठीक है। इस तरह के एक मैसेज मेरे पास भी आया था। एक बार हम डबल स्टार टेस्ट को भी देख लेते हैं। एरिया हम क्या छोड़ रहे हैं और वहाँ क्या कवर हो रहा है और वहाँ क्या छूट रहा है। ठीक है। दरअसल है क्या, देखिए मेरा उद्देश्य ये तो नहीं है कि कहीं से क्वेश्चन उठाइए दे दीजिए, कोई 20 भी ना बना पाए। ठीक है, हम पेपर से क्वेश्चन से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में है, आप एक एक प्रश्न को आप रिसर्च करके देख सकते हैं। क्वेश्चन से मैंने किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। ऑप्शन से केवल छेड़छाड़ होती है। ऑप्शन को अप डाउन कर दिया, एक दो ऑप्शन बदल दिए उसमें, ये हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम होता है जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस तौर पे पूछा गया है। पुराना जो पूछा गया है सेम क्वेश्चन, आप एक एक क्वेश्चन को उठाइए और कभी समय निकाल के, संडे का दिन या किसी एक दिन समय निकाल के आप रिसर्च करिए कि क्वेश्चन आखिरकार है कहां से। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, या तो पीसीएस लेवल की परीक्षा होगी तो पीटी परीक्षा का क्वेश्चन होगा, या फिर अगर पीसीएस से नीचे का कोई एग्जाम हुआ तो उसके मेंस का क्वेश्चन होगा। ये यहां से मेरा फोकस है। और मेनली मान के चलिए, अभी देखिए कल 7-8 एग्जाम हुआ है, 7 से 8 एग्जाम हुआ है। अब 7 से 8 एग्जाम का मतलब किसी में 150 क्वेश्चन, किसी में 200 क्वेश्चन, तो इसमें लगभग 1000 क्वेश्चन मुझे मिले हैं। अब 1000 में से हम ढंग के प्रश्नों को उठाएंगे और सीधे टेस्ट में उसको डालेंगे लगातार एक सप्ताह, शुक्रवार तक रखेंगे इसको। तो क्वेश्चन आपके जो अभी ट्रेडिशनल जो चल रहे हैं, अभी रिसेंटली चल रहे हैं, वही होते हैं। एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं, रिसेंट आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे आज आप सेट दे रहे हैं, तो आज आपके लगभग 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कल पूछे गए हैं, कल वाले एग्जाम में, मतलब कल जो भी एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। करंट अफेयर के हर वो सवाल आप आज पेपर दे रहे हैं, करंट अफेयर 2 से 3 दिन के भीतर का आपको दिखेगा कि नहीं, यहां मिला हुआ है। अब कुछ क्वेश्चन तो हम पुराना 25 वाला देंगे ही, तभी तो मेंटेन रहेगी पेपर का लेवल, क्योंकि सब लोग 26 तो पढ़े नहीं है। कुछ लोग 25 वाला करंट भी कवर किए होंगे बढ़िया से, तो उनका भी इसमें एक दो क्वेश्चन ढंग से सॉल्व हो जाए। और क्वेश्चन को मैंने 15 से 17 में डिवाइड किया है, 15-17। मैथ का सेक्शन हटा दिया है, इंग्लिश हटा दिया, हिंदी हटा दिया, तो 15-17 के अराउंड क्वेश्चन है आपके। चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स के कम है, इकोनॉमिक्स अंडर 10 है। इसको हम धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के क्लास में कुछ ठीक ठाक रहा होगा इकोनॉमिक्स। ठीक है, हाँ। तो पेपर में अब एक्सपेरिमेंट देखिए, एक एक सप्ताह शुरुआती दौर में मैंने किया था, लेकिन अब मैंने उसको स्थायी कर दिया है। अब जो पेपर का सेट पैटर्न बन के आपको मिलेगा, इसी तरह का मिलेगा। 3 दिन का पेपर आपका डायनेमिक, मतलब आगे पीछे करके होगा, और 2 सेट आपका ऐसा होगा जिसमें कि सेक्शनल होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपको एक साइड से दिखता जाएगा। इस हिसाब से आपके 5 सेट बनाए जाते हैं सप्ताह भर के अंदर। क्वेश्चन सारा कुछ ट्रेंडिंग है, उलझाने के लिए खराब सवाल नहीं है। ठीक है। अब खराब सवाल में क्या है, किसी एक संगठन का नाम उठा के दे दिया और पूछ दिया किस सन में बना था। अब इतना थोड़ी कोई पढ़ के बैठा हुआ है कि डायरेक्टली सन बता पाए। हाँ, पढ़ा होगा तो लगेगा, नहीं पढ़ा होगा तो कभी नहीं बना पाएगा, वो जीवन में नहीं बनेगा। तो पेपर ठीक है, हालांकि कोई आपत्ति तो नहीं है ना पेपर से? चलिए, होनी भी नहीं चाहिए। अगर अभी आपत्ति है तो वास्तविकता एग्जाम में दिखती है, क्योंकि जब पहला सेट हो रहा था तो खूब आपत्ति हो रही थी कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन कौन देता है, ये वो। आईएएस का अभी आगे बैठे हुए कुछ छात्र बोलते थे, अभी तो आगे बैठने वाले नहीं दिख रहे हैं, उस समय दिखते थे। होमवर्क सीरीज बैच में सेम बैठते थे, टेस्ट में भी सेम बैठते थे, दरोगा बैच में सेम यहीं पे बैठे रहते थे। और जब हम आते थे तो कहते थे सर आज पीसीएस का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और सोचिए उसी पैटर्न पे एग्जाम में आ गया। तो ठीक है, पेपर आपका बहुत मेहनत से बनता है और एक समय देकर बनाया जाता है। मतलब मान के चलिए कि अपने पूरे समय का 24 घंटे का लगभग मिनिमम 4 घंटा, कम से कम 4 घंटा तो लगता ही लगता है, कम से कम 4 घंटा लगता है। उसके बाद ऊपर अगर बहुत ज्यादा रिसर्च करेंगे तो ज्यादा लग जाता है। चलिए पढ़ाया जाए, पढ़ाना शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा 10 मिनट पहले आए हैं, देखें क्या रिव्यू रहता है। कल फिर थोड़ा 10 मिनट पहले आएंगे। और अगर 8:05 से क्लास अगर शुरू कर दी जाए
तो एक बढ़िया डिस्कशन आप लोग को हम दे पाएंगे 1 घंटा 45 मिनट तक। ठीक है, कल से प्रयास करेंगे 8-5 तक। आज तो आ ही गए थे 8-10 पे। चलिए, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ता, विद्यार्थी और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। भैया, ये भागीदारी जो थी ये 1920 के असहयोग में देखी गई। 1920 के असहयोग में देखी गई थी। असहयोग में 1920 के असहयोग में इस तरह की भागीदारी देखी गई थी, ध्यान दीजिएगा। और आगे, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी थी। दलितों और आदिवासियों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था 1930 वाले आंदोलन में। लिख देते हैं सविनय अवज्ञा। 1930 के सविनय अवज्ञा में इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना यही था। किसान असंतोष का सम्मिलित होने की वजह से चंपारण का सत्याग्रह करना पड़ा। रोपड़ फसलें और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट, ऐसी कुछ बात नहीं थी। उत्तर बना लीजिएगा सी। महात्मा गांधी के आंदोलन के संबंध में अगर हम बात करते हैं, महात्मा गांधी के आंदोलन के संबंध में अगर बात करेंगे तो गांधी जी, महात्मा गांधी के अगर जन्म की बात करेंगे सन 1800 कब होता है, 69 में। गांधी जी लंदन पढ़ने के लिए गए, लंदन, और कब गए, 1888 में। लंदन से वापस आ गए कब, 1891 में यहां से वापस आ गए। और दक्षिण अफ्रीका अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए कब गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए कब, 1893। और ध्यान रखिएगा, यहां से भारत वापस आए कब, 1915 में आए। ध्यान दीजिएगा, जब 1915 में महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय इनकी उम्र कितने हुआ करते थे, कितना, 47, 46 ना, 46। ध्यान दीजिएगा, भारत में आए तो इन्होंने सबसे पहले अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। उसके बाद इन्होंने बिहार के किसानों को नील की खेती से निजात दिलाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था चंपारण, यानी चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब, 1917। 1918 में एक सत्याग्रह किया, कहां पर, अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद आंदोलन की बात करेंगे 1918। फिर इसी 1918 में सत्याग्रह किया, कहां पर, खेड़ा के अंदर। ध्यान दीजिएगा, फिर 1919 में इन्होंने रोलेट का विरोध किया, रोलेट एक्ट का विरोध किया। और इस विरोध में मुसलमानों के समर्थन को प्राप्त करने के लिए 1919 में इन्होंने खिलाफत को सपोर्ट किया ताकि आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त हो इनको। आगे चल के सन 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन को छेड़ा, असहयोग को छेड़ा। ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन को चलाया कब, 1920 में। और ध्यान दीजिएगा, 1922 में असहयोग को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। 1924 में इन्होंने एक कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया और अधिवेशन कहां पर हुआ, बेलगांव। और 1930 में इन्होंने एक आधिकारिक यात्रा करी थी जिसका नाम क्या था, दांडी यात्रा। इस दांडी यात्रा का परिणाम था एक आंदोलन शुरू हो गया और आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत कब होती, 1930 में होती है। ध्यान दीजिएगा, सविनय अवज्ञा को पूर्णतः समाप्त कर दिया 1934 में। सविनय अवज्ञा को पूर्णतः क्या कर दिया, समाप्त। और ध्यान दीजिएगा, इन्होंने आगे चल के 1942 में क्रिप्स मिशन का, क्रिप्स प्रस्ताव जो था, क्रिप्स प्रस्ताव का क्या किया, विरोध किया। और इसके विरोध प्रदर्शन के रूप में अंततः एक आंदोलन चलाया जिसका नाम क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक युद्ध था जिससे अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा। और अंततः कहते हैं कि सन 1948 में महात्मा गांधी की क्या हो गई, तो मृत्यु हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये महात्मा गांधी की पूरी जर्नी है, शॉर्ट में मैंने बता दिया, एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में किसने भारत के हीरे खनिज की खदानों के बारे में विस्तृत तौर पे चर्चा किया था और इसमें वर्णन किया था, इसमें वर्णन किया था कि भारत में जो हीरा का भंडार है, सर्वाधिक हीरा का भंडार, ये कहां पर है, तो पन्ना में है। इसने कहा था कि हीरा का भंडार सबसे अधिक कहां पे है, पन्ना में। और सोना का भंडार इसने कर्नाटक के क्षेत्र में बताया था, कर्नाटक में। और ध्यान रखिएगा, खनिजों के बारे में कहा था कि खनिज से संपन्न है कौन, तो बंगाल संपन्न है। खनिजों से संपन्न कौन होगा, तो बंगाल होगा। ये बात फ्रांसवा बर्नियर ने करा था, बेपिस्ट टेवर्नियर ने, या द थेनेवो ने, या बार्थेलेमी कारे। उत्तर क्या हो जाएगा, बेपिस्ट टेवर्नियर द्वारा हीरे और खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की गई। और इसने पार्टिकुलरली बताया कि कौन सी खनिज कहां पे विद्यमान है। हीरा के लिए पन्ना बताया, सोना के लिए कर्नाटक, और खनिज के लिए बताया कि बंगाल का क्षेत्र है। इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़े यहां से।
आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता। अगर हम सहायक संधि की बात करते हैं, सहायक संधि को लागू कब करा गया था? लागू कब करा गया था? कब? कोई एक पर्टिकुलर डेट है आप लोग के पास? कब? 91, 98, 93? ध्यान रखिएगा, सुनिए। दूसरों के खर्चे पर एक बड़ी सेना को बनाए रखना, बात सही है। 98 ना? एक सेकेंड सुनिएगा। 98, 98 सुनिएगा। दरअसल है क्या, जब ये सहायक संधि लाया तो इसने राज्यों के सामने प्रस्ताव रखा, कहा कि विदेशी संबंध हमारे होंगे। राजाओं ने कहा कि ठीक है, हमसे क्या मतलब, विदेशी संबंध आप लोग रखिए, क्योंकि राजाओं को इस मैटर में नहीं पड़ना था। राजाओं को लग रहा था कि विदेशी संबंध स्थापित करने का मतलब ठीक है ट्रेड बढ़ेगा, लेकिन खतरा भी उतना ही है। तो इन्होंने जिम्मेदारी सौंप दिया अंग्रेजों को, कहा कि ठीक है। और अंग्रेजों ने कहा कि सेना हमारी होगी, लेकिन सेना को वेतन कौन देगा? भारत के राजा देंगे। राजाओं ने कहा कि ठीक है, पैसा तो है ही, हम दे देंगे। सेना आप रखिए, कौन सेना का तामझाम संभालेगा? सेना आपकी होगी, पैसा देने की बात है तो हम दे देंगे। राजाओं ने एक तरह से कहते हैं अपनी संप्रभुता को बेच दिया इस सहायक संधि के तहत। और सहायक संधि में सबसे पहले शामिल होने वाला कौन था? हैदराबाद था। हैदराबाद ने सबसे पहले स्वीकार किया कि हम सहायक संधि में जुड़ेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों ने कहा कि बाहरी जो आक्रमण होते हैं उससे हम आपकी रक्षा करेंगे। बाहरी आक्रमण का मतलब इसने स्पष्ट किया कि आक्रमण कौन करेगा? नेपोलियन। कहा कि फ्रांसिस नेपोलियन अगर आक्रमण किया तो आपकी रक्षा करेंगे। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना या भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता, देखिए सर्वोच्चता स्थापित करना उद्देश्य था, लेकिन नियत आय का प्रबंध करना इनका कोई उद्देश्य नहीं था। ये कंपनी के लिए पैसा इकट्ठा करना उद्देश्य नहीं था, बल्कि ये चाहते थे कि ब्रिटिश सत्ता को इनके ऊपर क्या किया जाए? जबरदस्ती थोप दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन आपका गलत होगा, बाकी सब ठीक है। आगे अगर हम वेलेजली की बात करते हैं, वेलेजली वेलेजली की बात करेंगे। वेलेजली तो इसने एक किला बनाया था बंगाल के अंदर। इसने एक किला स्थापित किया था जिसका नाम था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम ये किला था, आगे चल के क्या बना? कॉलेज बना। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करा था? वेलेजली। और कब करा था? 1800 में करा था। ध्यान दीजिएगा, बंगाल का शेर कहा गया इसको। बंगाल का शेर के नाम से जाना गया किसको? तो वेलेजली को जाना गया। आगे प्रश्न है, एक ऐतिहासिक मामले में संसद की संशोधन प्रक्रिया शक्तियों के समर्थन में हमारे संविधान के इन अनुच्छेदों को स्वर्णिम त्रिकोण कहा गया। यानी 3 ऐसे इसमें दिए गए अनुच्छेद हैं जो पूरे संविधान के सार को दिखाते हैं, जिसमें 21 में कहा गया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति के प्राण और दैहिक संबंधी, घूमने संबंधी और निजता संबंधी अधिकार दिए गए। तो ये तो हो सकता है, रख सकते हैं। 19 में कहा गया स्वतंत्रता, और कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। बोल सकते हैं, सभा कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, घूम सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। 14 में कहा गया समानता, कहा कि व्यक्तियों को हमने समानता दिया, स्वतंत्रता दिया, हर तरह से स्वतंत्रता दिया और उनके जीवन की रक्षा करी। और इन 3 अनुच्छेदों को क्या कहा गया? तो इनको स्वर्णिम ट्रायंगल के नाम से या स्वर्णिम त्रिकोण के नाम से जाना गया संविधान में, जिसे आर्टिकल 15 को बाहर रखा गया है। बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। 21, 19 और 14 ये 3 ऐसे संविधान के अनुच्छेद हैं जिनको स्वर्णिम स्वर्णिम त्रिकोण के नाम से जाना गया, जिनको स्वर्णिम त्रिकोण कहा गया। इसको ध्यान दीजिएगा। पॉलिटी का क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंटल है और थोड़ा गहराई से पूछा हुआ है, सब बता ही देंगे, हो जाएगा क्लियर। इसको बना लीजिएगा। स्वर्णिम त्रिकोण कहा गया 21, 19 और 14 को। कहा गया कि जब भी संविधान में किसी प्रकार का संशोधन होगा तो हमें 3 अनुच्छेद को ध्यान में रखना होगा कि समानता का हनन ना हो, किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन ना हो, या फिर किसी की निजता का हनन ना हो। बाकी तो संविधान में कानून बन सकते हैं। आगे प्रश्न है, 27 फरवरी 26 को जारी होने वाले उपभोक्ता सूचकांक के लिए आधार वर्ष क्या होगा? 26 में जारी होगा, आधार वर्ष क्या रखा जाएगा? 2024। 24 और क्या रखा जाएगा? 25 रखा जाएगा, क्योंकि पिछला वाला था आपका 23 और 24, इस बार वाला 24 और क्या होगा? 25 होगा। बना लीजिएगा। एक बात तो ये रही, आधार वर्ष 2000, अगर डायरेक्टली आपसे पूछे कि आधार वर्ष क्या होगा तो आप बता सकते हैं 2024 होगा, और 24-25 जोड़ के पूछे तो भी ठीक है। अब सीपीआई होता क्या है जरा समझिएगा। सीपीआई को हिंदी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं।
ध्यान दीजिएगा, जितनी भी दैनिक वस्तुएं हैं, जितनी भी दैनिक वस्तुएं मतलब जिसका प्रयोग हम रोज करते हैं, दैनिक वस्तुओं की महंगाई दर का जो आकलन होता है, आकलन, दैनिक वस्तुओं की महंगाई दर के आकलन को ही हम सीपीआई का नाम देते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सीपीआई दो आधारों पर तय होता है, दो आधार पर तय होता है। कहा गया एक तो सीपीआई वस्तु मूल्य के आधार पर, वस्तु मूल्य के आधार पर सीपीआई, और दूसरा औद्योगिकरण के आधार पर, दूसरा औद्योगिकरण के आधार पर सीपीआई। वस्तु मूल्य के आधार पर जो सीपीआई है ये ग्रामीण और शहर के लिए होता है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए होता है, और जो औद्योगिकरण के आधार पर सीपीआई जारी किया जाता है ये उद्योगों के लिए जारी किया जाता है, उद्योगों के लिए, और इसको जारी करने का काम करती है भारत सरकार। ये सीपीआई कौन जारी करेगा? तो भारत सरकार जारी करेगी, और ये वाला सीपीआई जारी करता है श्रम ब्यूरो, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी औद्योगिकरण सीपीआई को कौन जारी करेगा? तो श्रम ब्यूरो जारी करता है, उद्योग पर आधारित है, और वस्तु और मूल्य पर आधारित सीपीआई को जारी करेगा ग्रामीण और शहरों के लिए कौन? भारत सरकार जारी करेगा। आधार वर्ष क्या बताया गया? 24, और जारी कब होगा? 27 फरवरी 2026। अभी के हिसाब से सीपीआई कितना बताया गया? तो 2.7% बताया गया। वर्तमान सीपीआई जो कि जनवरी में आया था, जनवरी 2026 में आया था, 2.75% बताया गया। इसमें बना लीजिएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समझ रहे हैं ना? दैनिक वस्तु जो होती है, रोजमर्रा की वस्तु, कितनी महंगी और कितनी सस्ती हो रही है, इसकी गणना करने की जिम्मेदारी किसके पास है? सीपीआई। इसी इंडेक्स को हम सीपीआई का नाम देते हैं। वर्तमान सीपीआई कितना है? 2.75 है। अच्छा ये बताइए, महंगाई बढ़ रही है, और इसकी जानकारी हमें हो रही है, किसके डेटा के अनुसार हो रही है? सीपीआई के अनुसार हो रही है, क्योंकि जब तक दाल और चावल ये सब चीजें महंगी नहीं होती तब तक हमें पता ही नहीं चलता है कि महंगाई बढ़ रही है। सोचिए, मर्सिडीज का रेट 5 गुना कर दे, कोई मतलब है हम लोगों से? नहीं मतलब है। मतलब सामान्य जनजीवन से उसका कोई रिश्ता नहीं है। मर्सिडीज का रेट 10 गुना हो जाए, लोग खरीदना बंद कर देंगे, लेकिन क्या सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा? नहीं। ठीक है, सीपीआई का इंडेक्स सामान्य जनजीवन पे प्रभाव डालता है। छोटी सी भी स्तर पे अगर महंगाई घटेगी या बढ़ेगी तो उसको एलोकेट करने का काम कौन करता है? तो सीपीआई करता है। इसको ध्यान में रखिएगा। यानी रोजमर्रा की वस्तुएं, दैनिक वस्तुओं की महंगाई पर आकलन करने के लिए जो डेटा जारी करता है इसको हम क्या बोलते हैं? सीपीआई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहा जाता है। इस कितने आधार पे जारी होता है? दो, एक तो वस्तु के आधार पे, दूसरा औद्योगिकरण के आधार पे। औद्योगिकरण के आधार पे जारी कौन करेगा? श्रम ब्यूरो। और किसके लिए जारी होता है? उद्योग के लिए। वस्तु मूल्य के आधार पे ग्रामीण और शहरों के लिए कौन जारी करेगा? भारत सरकार। वर्तमान सीपीआई का आधार वर्ष क्या है? 2024, और 26 में इसकी दर कितना बताई गई? 2.75% बना लीजिएगा। आगे प्रश्न है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना गांधी जी ने किया था। बात सही है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना सहजानंद ने किया था, यह भी ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन को चलाने वाले कौन थे? रामास्वामी नायरकर थे। बना लीजिएगा, उत्तर सभी सही है। इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अलग अलग करके पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन पूछा है, अलग से पूछा था, बिहार के बीपीएससी की परीक्षा में पूछा था। इसको हम लगा देते हैं इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रश्न दिया है, वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, अभी बताया था हमने। अच्छा, फोर्ट विलियम जो था ना, फोर्ट विलियम, ध्यान दीजिएगा, जो फोर्ट विलियम था, ये फोर्ट विलियम पहले कॉलेज नहीं बल्कि एक प्रकार का किला था। इस किले की जो नींव पड़ी थी, इस किले की नींव पड़ी थी 1696 के अंदर। सन 1696 में इसकी नींव पड़ी। ध्यान रखिएगा, किले का जो निर्माण था, निर्माण कार्य पूरा कराया, किले का निर्माण कार्य पूरा कराया। ये किसने पूरा कराया था? तो इसका निर्माण कार्य पूरा कराने वाला कौन था? वो जो सबसे पहले बंगाल पे कौन आया था? क्लाइव था। इसका निर्माण कार्य पूरा किसने कराया? तो क्लाइव ने कराया। जब निर्माण कार्य पूरा हुआ, इस किले को कहा गया भारत में स्थापित अंग्रेजों का दूसरा किला, अंग्रेजों का सेकंड किला। भारत में स्थापित अंग्रेजों का दूसरा किला कौन सा था? फोर्ट विलियम। तो पहला किला कौन सा होगा? सेंट जॉर्ज। कौन सा रहा था? सेंट जॉर्ज फोर्ट। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों का पहला किला जो भारत में बना था, इस किले का नाम क्या था? सेंट जॉर्ज फोर्ट, जो बना था कहां पे? मद्रास में। कहां बना था? मद्रास। और दूसरा किला कहां बना था? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कहां बनाया गया था? कलकत्ता के अंदर बनाया गया था। एक नदी थी, नदी के तट पे था, नदी का नाम क्या हो जाएगा? हुगली नदी।
हुगली नदी के तट पे इसकी नींव रखी गई थी 1696 में। क्लाइव ने इसका निर्माण कार्य पूरा कराया। भारत में सेकंड किला के रूप में इसको जाना गया और आगे चल के इसको कॉलेज के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। ये कॉलेज के रूप में बन गया, कॉलेज के रूप में कन्वर्ट करा गया। और कब करा गया? 1800 में करा गया। फोर्ट विलियम विश्वविद्यालय के नाम से इसको जाना गया। और इसमें जो देसी भाषा थी उसकी शिक्षा दी जाती थी, और शिक्षा भारतीयों को नहीं बल्कि अंग्रेजों को दी जाती थी, ताकि अंग्रेज भारत के प्रशासन में एक अच्छी भूमिका निभा पाए। इस बात को ध्यान रखिएगा। लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था, इसलिए किला बना। या प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था, या विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था, या ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु। बात सही है भाई, भारतीय भाषाओं को इसलिए सिखाया गया ताकि ब्रिटिश भारत में अच्छे से शासन चला पाए। बना लीजिएगा। फोर्ट विलियम की पूरी कहानी मैंने लिख दिया है, क्या कैसे बनाइए। आगे प्रश्न है कि संविधान का 35वां संशोधन अधिनियम के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची पहली बार जोड़ी गई। बात सही है? नहीं सही है? यही तो बात है भैया, बात सही है। बात क्या है? सही है। लिखिए, ये बात क्या है? सही है। इसीलिए तो क्वेश्चन को दिया गया था, ताकि सब 52वां सुन के न लगाए। 52वें संशोधन को कभी आप ध्यान से पढ़िएगा। 52वां संशोधन को कभी आप ध्यान से पढ़िएगा और शिद्दत से पढ़िएगा। 52वां संविधान संशोधन सन 1985। तो उसमें एक बात कहा गया, बात ये कहा गया कि दल बदल कानून को, कहा गया दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कभी पढ़िएगा अच्छे से, अच्छी किताब में, तो उसमें लिखा है कि दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, न कि ये कहा गया कि 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। देख लीजिएगा, कहा गया कि दल बदल कानून लाया गया जिसको 10वीं अनुसूची के तहत संविधान में जोड़ दिया गया। ये बात कही गई है 52वां संशोधन में। 10वीं अनुसूची को सबसे पहली बार जोड़ा गया था 35वां संशोधन के तहत। 35वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, किसी अच्छी किताब में पढ़िएगा, लुसेंट से हटके, ठीक है? तो इसकी भाषा आप समझ पाएंगे। 35वां संविधान संशोधन सिक्किम का जो प्रावधान था, सिक्किम का, लिखिएगा, सिक्किम का जो प्रावधान था, प्रावधान, सिक्किम के प्रावधान को 10वीं अनुसूची में रखा गया। 10वीं अनुसूची में रखा गया कि भैया सिक्किम के साथ हमें किस तरह का व्यवहार करना है, कैसा बिहेव करना है, इसकी बात संविधान की 10वीं अनुसूची में करा गया। और उसी समय सबसे पहली बार 10वीं अनुसूची को इंप्लीमेंट करा गया था भारत के संविधान में। और समय कब था? 1974 का समय। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। सिक्किम को भारतीय संघ के साथ सहयोगी राज्य बनाया गया। तो बात तो सही है। 35वें संशोधन के तहत सिक्किम क्या बना था? सहराज्य बना सन 1974 में। और आगे चल के 36वां संविधान संशोधन होता है, और 36वां संविधान संशोधन सन 1975 के तहत सिक्किम भारत का क्या बना? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। ध्यान दीजिएगा, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, एक और दो सही है। बनाइए, नोट कर लीजिए, इसमें विशेष ध्यान आपका रहे, जे वाले पे। दल बदल के प्रावधान को केवल जोड़ा गया था, न कि अनुसूची को जोड़ा गया। अनुसूची को पहली बार ला दिया गया था सिक्किम के संशोधन के समय ही। बना लीजिएगा इसको। आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न दिया है भारत सरकार अधिनियम। अच्छा, सिक्किम के बारे में सारी जानकारी है आप लोग को? एकदम से है पता सारा कुछ? चलिए ठीक है, हाँ तो पता ही है तो क्यों बताना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासत को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। बात क्या है? सही है, अखिल भारतीय परिसंघ बना था। इसको ध्यान में रखिएगा। रक्षा और विदेश संबंधी मामले में परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। सुनिए, देखिए, अखिल भारतीय परिसंघ तो बना था, अखिल भारतीय परिसंघ बनाया गया, अखिल भारतीय परिसंघ बना। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें संघीय विधायिका बनाया गया था, संघीय विधायिका को बनाया गया। और इसी के तहत संघीय न्यायपालिका को भी स्थापित करा गया था, संघीय न्यायपालिका को भी स्थापित करा गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो रक्षा और विदेश संबंधी मामले को परिसंघीय विधानमंडल नहीं बल्कि संघीय विधानमंडल के अधीन रखा गया था। संघीय विधानमंडल
विधानमंडल के अधीन, संघीय विधानमंडल के अधीन रखा गया, अधीन रखा गया। पॉलिटी में देखिए शब्दों का ही खेल है, थोड़ा सा शब्द बदल दिया, आंसर आपका कट गया। बना लीजिएगा केवल एक सही। अरे संघ और परिसंघ में अंतर है ना, है ना अंतर, अंतर समझ पाएंगे आप लोग, ठीक है। एक तो होता है यूनियन, एक होता है फेडरल, एक होता है कन्फेडरल, समझ रहे हैं ना। ये जो लिखा था ये कन्फेडरल लिखा था। कन्फेडरल का मतलब भारत का न्यायिक संघ ऐसा है जो कभी भी ध्वस्त हो सकता है, ऐसी बात है नहीं है भाई। भारत का न्यायिक संघ का जुड़ाव इस तरह से है कि कभी ध्वस्त नहीं हो सकता है, या कभी सुप्रीम कोर्ट की बात को क्या हाई कोर्ट नकार सकती है, कभी नहीं नकारेगी। और ये पावर दी गई है 1935 के अधिनियम के तहत ही दी गई थी जब कोर्ट बना था। तो ध्यान दीजिएगा, उस समय ही ये कहा गया कि संघीय विधानमंडल के अधीन रखा गया है रक्षा और विदेशी मामलों को, और इस पर न्याय करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो संघीय न्यायपालिका की है। उत्तर बना लीजिएगा केवल एक, दूसरा कट जाएगा। आगे प्रश्न है कि प्राचीन भारत 600 से 322 ईसा पूर्व के संदर्भ में युग्मों पर विचार करिए। अस्मक किस नदी के तट पे था, तो गोदावरी। बात सही है क्या? अस्मक दक्षिण भारत में था, राजधानी कौन से थे इसके, पोटली, और नदी का नाम दक्षिण गोदावरी। कंबोज, कंबोज की राजधानी कहां पे, हाटक। कंबोज की राजधानी हो जाएगी हाटक। और एक तरह से देखा जाए कंबोज जो था ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में हुआ करता था। अफगानिस्तान के क्षेत्र में होने की वजह से बिपाशा या ब्यास नदी होगा उत्तर, ये कट जाएगा। नदी का नाम क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, एक नदी हुआ करती थी नदी जिसका नाम था असबाक, लिखिएगा असबाक। इस तरह करके एक नदी थी, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा इसका नाम और ढंग से। और आगे अवंती महानदी, अवंती उज्जैनी, और महानदी नहीं बल्कि उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के तट पे था, क्षिप्रा पर था, यानी ये भी कट जाएगा। और कट जाएगा आपका दूसरा भी। कोसल जो था, कोसल अयोध्या यानी सरयू नदी के तट पे था, ये तो ठीक है, यानी 1 और 4 सही है। दिया है कि कौन कितने युग्म सही हैं, तो केवल 2 युग्म सही। बनाइए। पहली बार ज्वाइन किए हैं सर, नोट कैसे बनाएं? नोट जैसे आपका मन वैसे बनाइए। चलिए, नोट आपका मन जैसे हो वैसे। पेपर पे ही बहुत सारे छात्र लिख लेते हैं, 80% छात्र पेपर पे ही लिख लेता है सारा डेटा, पेपर को पिन करके रखता है, लास्ट टाइम पलट लेता है, बहुत सारा जीएस उसको मिल जाता है। आगे इनाम दिया है, इनाम के बारे में पूछा है, ध्यान रखिएगा। इनाम का मतलब हो जाएगा, ई से हो जाएगा इंटरनेट आधारित नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, और इनाम को लाया गया था सन 2016 में लाया गया था। कृषि उपज विपणन समिति, मीडिया के एकीकरण सुविधा प्रदान की गई थी, इसमें बात क्या है, सही है, यानी कथन दोनों अपने आप में क्या हो जाएगा, सही हो गया। ध्यान दीजिएगा, किसानों की बात करते हैं, किसान सम्मान निधि, ध्यान दीजिएगा। और सवाल हमेशा पूछेगा क्योंकि ये हमेशा किस्त जो थी इसकी हमेशा अपडेट की जाती है, इसलिए सवाल हमेशा बना रहता है। सन 2000 कब लाया गया था, 19 में लाया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पूछेगा, ये भी पूछता है हमेशा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड को लाया गया था कब, सन 2015 में लाया गया था। फसल बीमा हमेशा पूछेगा क्योंकि ये भी हमेशा चलता है। फसल बीमा के बारे में पूछेगा, फसल बीमा को लाया गया था सन 2000 कब, 16 में लाया गया। आगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना पूछेगा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना पूछेगा, ये लाई गई थी सन 2000 कब, 21 में। और आगे ध्यान दीजिएगा, केसीसी पूछा था, केसीसी क्योंकि इसमें परिवर्तन करा गया था, 1998 में लाया गया, और इसमें लोन राशि कितना थी, 3 लाख, 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 लाख कर दिया। बनाइए भैया इसको, किसान से रिलेटेड है ये सारी चीजें। धन धान्य पूछेगा, धन धान्य, अगर धन धान्य की बात करेगा, धन धान्य योजना इसको लाया गया था सन 2000 कब, 25 में, और इसमें कितने जिलों को शामिल किया गया, 100 जिलों को, और 100 जिलों से कितने किसानों को जोड़ा गया, 1.7 करोड़ किसानों को जोड़ा गया इसमें, नोट कर लीजिएगा। होमवर्क सीरीज के लिए बहुत सारा छात्र मैसेज करता है, एक दिन तो हम बताए थे इसके बारे में कि रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के टाइम आएगा, रिजल्ट के एक दिन बाद, जब रिजल्ट रात में आया सुबह आ जाएगा, ठीक है। हाँ, रिजल्ट अगर सुबह 10 बजे आ जाता है, 3 बजे लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। 2 बजे से होगा, हालांकि इस बार 2 से 5 होगा क्लास। 3 घंटे 1 घंटे उसमें बढ़ा दिया है हमने, समय कम रहेगा तो 1 घंटे का टाइम, क्योंकि इस बार मैथ भी इस बार का प्लान बहुत तगड़ा है, मतलब एकदम अनबीटेबल है, उसमें सब है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, वीएस, मतलब दुनिया भर की चीजें जो आती हैं सब शामिल हैं, क्योंकि लग रहा है कि अंतिम है, 4 के बाद 5वां नहीं आना है। चलिए,
चार बौद्ध संगीतियों को उनके आयोजन स्थलों के कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। पहला आयोजन कहां पे हुआ था? राजगिरी के अंदर हुआ था। राजगिरी के अंदर दूसरा आयोजन कहां पे हुआ था? वैशाली। तीसरा कहां पे? पाटलिपुत्रा। और चौथा कहां पे हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर के अंदर। अब भैया ध्यान दीजिएगा, प्रथम संगीति जो हुई थी इसमें, इस संगीति को कराने वाला कौन था? अजात शत्रु थे इसको कराने वाले। और इस संगीति की अध्यक्षता किसने करा था? महाकश्यप ने करा था। महाकश्यप की अध्यक्षता में अजात शत्रु ने कराया था, ध्यान दीजिएगा। और कब कराया था? कब कराया था? 400 कब? 83 बीसी के अंतर्गत कराया था, ध्यान दीजिएगा। इसी के 100 साल बाद वैशाली के अंदर इस संगीति का आयोजन पुनः करा गया। और इसको कराने वाला कौन था? कालाशोक। कालाशोक ने कराया था। और ध्यान दीजिएगा, और इसमें अध्यक्षता कौन करा था? सबाकामी थे ना। सबाकामी की अध्यक्षता में ये कराई गई थी संगीति। और कब कराया गया था? 383 बीसी में कराया गया था। आगे ध्यान दीजिएगा, पाटलिपुत्रा के अंदर अशोक ने कराया था। और अशोक ने कब कराया था? 251 ईसा पूर्व में कराया था, ध्यान दीजिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्तिस थे। इसके अध्यक्ष हो जाएंगे मोगली पुत्तिस। मोगली पुत्तिस की अध्यक्षता में ये कराया गया था, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और आगे कुंडलवन की बात करते हैं। कुंडलवन कश्मीर के अंदर ये संगीति हुई थी, 1 ईस्वी में कराया गया था। और किसके टाइम कराया गया था? कनिष्का के टाइम। इस संगीति के अंतर्गत अध्यक्ष किसको चुना गया था? अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। हाँ, वसुमित्र इसमें अध्यक्ष थे। और इसका उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष को चुना गया। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष इसमें उपाध्यक्ष के तौर पे थे, इसको ध्यान रखिएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी होगा। लगा दें, बना लीजिएगा सी। आगे प्रश्न है कि आंखों की छड़ें और शंकु किस रूप में रूपांतरित होती हैं? सुनिएगा, आंख के अंदर छड़ और शंकु। छड़ और शंकु का मतलब ये कोशिका है आंखों की। और 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनको हम रोड सेल और कोन सेल का नाम देते हैं। जिनको हम रोड सेल कहते हैं, रोड सेल। और एक को हम बोलते हैं कोन सेल। रोड सेल और कोन सेल का नाम देते हैं। ये आंखों के अंदर कोशिकाएं होती हैं, रोड सेल और कोन सेल का इनको हम नाम देते हैं। जिसमें एक में रंगीन दिखता है और एक में ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। कलर किसमें दिखेगा? कोन सेल में। कोन सेल अपने आप में कैसा दिखाएगी? तो रंगीन होती है। और रोड सेल कैसी होती है? तो ब्लैक एंड व्हाइट होती है। मुख्यतः जानवरों में, जानवरों में कौन सी सेल पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, रोड सेल। और मानव नेत्र में कौन सी सेल होती है? कोन सेल होती है। जैसे हम रंगीन देख पाते हैं, मतलब कलरफुल देख पाते हैं। अगर हमारे अंदर भी रोड सेल होती तो हमें ये नीला और ये ना दिखता, केवल 2 कलर दिखता, एक ब्लैक और दूसरा व्हाइट दिखता। जैसे कुत्ता है, कुत्ते के केवल 2 ही कलर दिखेगा, एक सफेद दिखेगा, दूसरा काला दिखेगा। इसलिए लाल शर्ट को जब वो देखता है तो उसको काला दिखता है, ठीक है। और कुत्ता या सांड जो है वो दौड़ाता है लाल शर्ट वालों को, कारण ऐसा है। और कारण देखिए यही है, एक ध्रुवी तंत्रिका कोशिका है। एक ध्रुवी तो नहीं है, हमने कितना देखा? 2 ध्रुव देखा। तो सबसे पहली बात, एक ध्रुव वाला उत्तर तो नहीं होगा। द्विध्रुवी तंत्रिका कोशिका है या बहुध्रुवी? बहुध्रुवी तो होगा नहीं, क्योंकि कितना ध्रुव है इसमें? 2 है। बनाइए, आगे बढ़ा जाए। आगे प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में आंदोलन चलाया गया था कब? 1920 में चलाया गया। और आगे कांग्रेस ने घोषणा किया कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। तो बात अपने आप में क्या है? ठीक है, भी कहा गया कि शांतिपूर्ण ढंग से स्वराज प्राप्त करना है। और गांधी जी ने इसमें एक नारा भी दिया था, अहिंसा। अहिंसा का नारा दिया, कहा कि हमें बिना हिंसा किए स्वराज की प्राप्ति करना है। लेकिन सन 1922 में कुछ लोगों ने गोरखपुर के अंदर एक कांड कर दिया और हिंसा कर दिया। महात्मा गांधी ने कहा कि हमने तो अहिंसा किया था, लोगों ने किया हिंसा, इसलिए हम आंदोलन को क्या करते हैं? रद्द करते हैं। आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, लेकिन रद्द कब हो गया? 1922 में हो गया। इसे चरणों में कार्यान्वित किया गया था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे। केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त न हो और सरकार दमन पर उतर आती तब। समझिएगा, इसको कई चरण में शुरू करने की बात की गई थी, जिसमें कहा गया कि सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे। शुरू में तो कहा गया सब लोग को पहले जोड़ा जाए, फिर कहा गया कि हम कर का विरोध करेंगे और कर का भुगतान नहीं करेंगे। सेकेंड चरण ये था। और इसका तीसरा चरण ये था कि अगर इतना करने के बावजूद भी अगर स्वराज की प्राप्ति नहीं होती है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जब सरकार अगर हमारे दमन पे उतर जाए। ध्यान दीजिएगा, तो इसको लगभग कहते हैं कि स्पष्ट तो नहीं था, हालांकि इसको 3 चरणों के आधार पर लाया गया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये पहला चरण जो था
पहला चरण जब लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था, उसी में गोरखपुर के अंदर कुछ युवाओं ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। पुलिस ने उनको पकड़ा और ले जाके थाने में बंद किया, और कुछ इन्हीं के सहयोगियों ने मिलकर थाने को जला दिया। यानी अहिंसा के मार्ग पे लोग चले गए, और महात्मा गांधी ने प्रथम चरण में ही इस आंदोलन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। एक सवाल ये बना कि असहयोग मूवमेंट को किस चरण में रद्द किया गया था? तो उसके पहले चरण में ही, आगे बढ़ा ही नहीं। स्टेटमेंट ये दिया गया कि अगर आंदोलन अगर सफल होता तो अंग्रेजों को उसी समय भारत छोड़ देना होता। कहा कि आंदोलन अगर सफल होता तो 1 से 1.5 साल के भीतर हम स्वराज की प्राप्ति कर लेते। ध्यान दीजिएगा, यानी कथन दूसरा भी क्या है? सही है। कथन दोनों अपने आप में ठीक है, एक और दो बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप है, ध्यान दीजिएगा इसको। आगे है यंग बंगाल आंदोलन शिशिर कुमार घोष, ये तो गलत है। हेनरी डेरेजियो द्वारा शुरू करा गया था। पहला तो कट जाएगा भैया। प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में तो की गई थी, लेकिन 1867 में करी गई थी। 1867 में करा गया था, और ये शुरू करने वाले कौन थे? आत्माराम पांडुरंग ने शुरू करा था। आत्माराम पांडुरंग द्वारा शुरू करा गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी दूसरा स्टेटमेंट भी लग रहा है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी दोनों गलत है। नोट करिएगा, कथन दोनों गलत हो जाएगा। और आगे आगे प्रश्न है आपका, कौन सा अधिनियम सरकार को आपत्तिजनक कुछ भी प्रकाशित करने के मामले में समाचार पत्र की समाप्ति को जब्त कर समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है? कौन देता है? एल्बर्ट देता है। वर्नाकुलर मीडिया एक्ट या समाचार पत्र अधिनियम 1855। उत्तर क्या हो जाएगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसी को कहा गया देसी भाषा प्रतिबंध एक्ट के नाम से इसको जाना गया। कहा कि देसी भाषाओं में समाचार पत्र पर बैन लगाने के लिए एक एक्ट लाया गया। और कब लाया गया? 1878 में, जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा गया। मुख्यतः ये किस समाचार पत्र के लिए लाया गया था? एक समाचार पत्र था जिसका नाम था अमृत बाजार। अमृत बाजार नाम का एक समाचार पत्र था, जिसके संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। शिशिर कुमार घोष के इस समाचार पत्र को बैन करने के लिए लाया गया, लेकिन इसने चालाकी दिखाई। इसकी भाषा जो हुआ करती थी ये बांग्ला थी। रातों रात अपनी भाषा को कन्वर्ट कर दिया किसमें? अंग्रेजी में। अंग्रेजों ने कहा कि देसी भाषा में छपने वाले समाचार पत्र बंद होंगे। इसने अपनी देसी भाषा को बदल दिया किसमें? अंग्रेजी में। समाचार पत्र बच गया। अमृत बाजार पत्रिका बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी, इसको ध्यान रखिएगा। देसी भाषा अधिनियम एक्ट जो था ये 1878 में लाया गया था। और किसके टाइम लाया गया था? लिटन के टाइम लाया गया था। एक प्रकार का समाचार पत्रों का दमनकारी कानून के नाम से इसको जानते हैं। लिखिएगा, समाचार पत्रों का या पत्राचार का दमनकारी कानून की संज्ञा इसको दी गई। कहा गया पत्राचार को दमन करने के लिए लिटन ने एक कानून बनाया था। उसी पत्राचार को उठाने के लिए एक कानून बनाया था किसने? डलहौजी ने बनाया था। भाई पत्राचार पर जो कानून था, पत्राचार को भारत में लागू करने वाला कौन था? डलहौजी ने शुरू किया, लेकिन इसका दमन कर दिया कौन? लिटन ने कर दिया। इसको ध्यान रखिएगा। एल्बर्ट विधेयक किसके टाइम आता है? रिपन के टाइम आता है, ध्यान दीजिए। उत्तर बना लीजिएगा। अभी आगे प्रश्न है अटल कायाकल्प जो है, एक तरह से इस योजना का नाम है अमृत योजना। अमृत योजना एक योजना थी, अमृत योजना, जिसकी घोषणा करी गई थी प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई। और इस योजना को लाया गया था सन 2015 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य था पेयजल और सीवर। पेयजल को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। और सीवर पर ध्यान रखिएगा। और जितने भी सीवेज वगैरह थे, ऐसे लिख देते हैं, सीवेज पर एक कानून स्थापित करना इस योजना का मूल उद्देश्य था। कहा कि जो सीवेज है इस पर एक कानून बनाया जाए कि सीवेज को कहां पर गिराया जाएगा? नदी, नहर या नाले में गिराया जाएगा, या फिर पेयजल को सुनिश्चित करना। तो विद्यालय से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। गैस की बात नहीं की गई, राजमार्ग की बात नहीं की गई, बात किसकी की गई? जल आपूर्ति प्रणाली की बात की गई। बना लीजिएगा और बढ़ेंगे आगे। अमृत योजना पूछेगा, लिख लीजिएगा, सन 2015। अब इसी तरह की मिलती जुलती योजनाओं के बारे में अगर बात करेगा, अटल योजना, अटल पेंशन योजना, ध्यान दीजिएगा, अटल पेंशन योजना, इस योजना को लाया गया सन 2015 में।
इसको हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसके कार्यकाल को बढ़ाकर अब कर दिया है सन 2030 और 31 तक कर दिया है। इसके कार्यकाल को सरकार ने 2026 में बजट के दौरान बढ़ा दिया, इसको ध्यान में रखिएगा। एक योजना इसी तरह की है, ध्यान दीजिएगा, अमृत योजना। अमृत योजना इस योजना को भी ग्रामीण और शहरी कायाकल्प के लिए लाया गया था, ग्रामीण और शहरी विकास के लिए लाया गया था, ग्रामीण और शहरी विकास के लिए योजना को लाया गया था, और योजना को लाया गया था सन 2015 में। एक योजना इसी तरह की और है जिसको आप जल जीवन मिशन के नाम से जानते हैं, ये भी ग्रामीण योजना है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन एक योजना, इसको इंप्लीमेंट करा गया था 2019 में। बनाइए सारी बातों को। हो गया। आगे देखिए प्रश्न है, कथन दिया गया है ए और आर, भारतीय नृत्य में विविध लोक और शास्त्रीय शामिल है जो विभिन्न राज्यों से है। बात सही है क्या भाई? लोक और शास्त्रीय दोनों टाइप के नृत्य हैं जो विभिन्न राज्यों से आते हैं। बात क्या है? सही है। लोक नृत्यों में पंजाब का भांगड़ा, असम का बिहू और पंजाब का छऊ, पश्चिम बंगाल का छऊ, राजस्थान का घूमर शामिल है। बात क्या है? सही है भैया, ये शामिल है। और ये किस राज्यों से? तो विभिन्न राज्यों से विविध प्रकार के लोक नृत्य, यानी सही भी और व्याख्या भी है। बनाइए सी सही। पहले स्टेटमेंट को ये वाला सेटिस्फाइड कर रहा है ना? एकदम कर रहा है। बना लीजिएगा इसको। कुछ क्लासिकल भी है, कुछ शास्त्रीय भी हैं, कुछ शास्त्रीय नृत्य भी हैं। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में फर्क इतना ही है कि शास्त्रीय नृत्य की एक विधा होती है, एक विधा होती है, एक समय होता है और एक स्थान होता है और एक स्टेप होता है। स्टेप मतलब किस स्टेप में इसको करना है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन लोक नृत्य में भी स्टेप होते हैं, हालांकि अलाउडेड नहीं होते हैं कि आपको उसी स्टेप में नाचना है, लेकिन इसमें डिसाइड होता है कि नहीं स्टेप क्या होना चाहिए, शुरुआती स्टेप क्या होना चाहिए, अंतिम स्टेप क्या होना चाहिए, सब डिसाइड होता है पहले से। ध्यान दीजिएगा। क्लासिकल डांस में शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो भारत में इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? भारत में संख्या के संबंध में बात करी जाएगी तो अभी भी संख्या कितनी है? 8 है। ध्यान रखिएगा, एक नवीनतम जुड़ा है, नवीनतम एक नवीनतम जुड़ा है, लेकिन ये अर्धशास्त्रीय है, ये अभी शास्त्रीय नृत्यों में शामिल नहीं हुआ है, अर्धशास्त्रीय है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? तो छऊ होगा। छऊ कहाँ का होगा? पश्चिम बंगाल, या फिर देखिए इसमें तो पश्चिम बंगाल ही दिया है, ये एक तरह से कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। नोट कर लीजिएगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तीनों आता है। बता दीजिए। ए यार क्या बोल रहे हैं? क्या? अच्छा झारखंड का भी? अच्छा ठीक है, लिख देते हैं यहाँ हम झारखंड का। दरअसल ना अब इसमें देखिए है क्या कारण है इसमें, क्योंकि बता ही दे रहे हैं। अगर हम छऊ पे आते हैं, छऊ पे तो ध्यान रखिएगा, एक तो मयूरभंज छऊ है, मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ है, ध्यान रखिएगा। एक तो मौसमी छऊ है, मौसमी छऊ, एक तो मयूरभंज छऊ, एक जनजातीय छऊ है, जनजातीय छऊ डांस है। जो जनजातीय छऊ है ये कहाँ होता है? झारखंड में। मौसमी छऊ कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। मयूरभंज कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। देखिए ये सब है इसे। आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न है कि 1907 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने करा था, ठीक है क्या? ठीक है। और इसी में कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन हो गया। कांग्रेस दो हिस्से में टूट गई, एक नरम दल और दूसरा गरम दल में। नरम दल और गरम दल में दो हिस्से में टूट गई, और इसलिए टूट गई क्योंकि नरम पंथियों का गरम पंथियों पर विश्वास क्या था? कम हो गया था। भाई नरम पंथियों ने कहा कि हमें, सॉरी, गरम पंथियों ने कहा कि हमें विश्वास नहीं है कि नरम पंथियों अंग्रेज के सामने जाकर और आजादी की लड़ाई लड़ पाएंगे। ध्यान रखिएगा, केवल याचना करने से, केवल मात्र याचना करने से और हाथ जोड़ने से आजादी नहीं मिलेगी। इसलिए इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। अलग करने वालों में कौन थे? लाल बाल और पाल थे। लाल बाल पाल और एक ठो थे अरविंद घोष। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये कुछ 3-4 लोग जो थे ये गर्मपंथी दल में आए। इस अधिवेशन में दो गुट बने, एक चरमपंथी और दूसरा नरमपंथी। ध्यान रखिएगा, वर्ष 1916 में वार्षिक अधिवेशन में दो गुटों के चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। जिस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने करा था, ये गलत है भैया। 1916 की अध्यक्षता जो थी ये किसने करा था? अंबिका चरण मजूमदार ने करा था। अंबिका चरण नहीं दिखा था क्या आप लोग को?
पढ़े ही नहीं होंगे, यहीं से छोड़ दिए होंगे यहां से। चलिए चलिए, दिया है इसमें, तीसरा कट जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? एक और दो सही है, किंतु तीन क्या है? गलत है। बनाइए, सी इज द राइट आंसर। छूट गया था ना आप लोग से, नहीं छूटना चाहिए था। इसको आप लोग कैंसिल करके इधर आ कैसे गए फिर बिना इससे? अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन सटा हुआ है, सब ठीक है, खाली बहाना है। चलिए, 1915 की अगर बात करते हैं, 1915, 1915 अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करा था? अध्यक्षता तो ध्यान रखिएगा, एसपी सिन्हा ने करा था, एसपी सिन्हा। लिखो भैया, ये बहुत जरूरी है यार, इसको ध्यान दीजिएगा। एसपी सिन्हा ने अध्यक्षता करा था, और इसमें सबसे पहले वायसराय लिखते हैं, एक वायसराय ने भाग लिया था। वायसराय जिसका नाम क्या था? वेलिंगटन ने भाग लिया था। वेलिंगटन द्वारा इसमें भाग लिया गया था, इसको ध्यान दीजिएगा। जिसकी अध्यक्षता करा था एसपी सिन्हा ने। अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। कांग्रेस का जो पहला विभाजन था, पहला विभाजन, कांग्रेस का जो पहला विभाजन था, ये कब हुआ था? 1907 में। और कांग्रेस का जो सेकंड विभाजन था, ये सेकंड विभाजन कब हुआ था? 1918 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। पहला विभाजन 7 में और दूसरा विभाजन 1918 में। आगे प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में अब विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान संशोधन यानी संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में इसका प्रावधान है। राज्य 1956 के तहत भारत का राज्य तो है, लेकिन यहां पर विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद की अगर बात करेगा, विधान परिषद तो हमने एक ट्रिक बताया था आपको, कुंभ जाट पढ़ाया था। हमने एक ट्रिक बताया था आपको, कुंभ जाट। कुंभ जाट सही है ना भैया? कुंभ जाट, जिसमें जे क्या होगा? कट जाएगा। जे का मतलब जम्मू कश्मीर था, पहले था, लेकिन अब वहां पे विधान परिषद नहीं है। के फॉर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। के फॉर कर्नाटक। यू फॉर क्या है? यूपी। एम फॉर क्या है? महाराष्ट्र। बी से क्या है? बिहार है। ए से क्या है? आंध्र प्रदेश है। और टी फॉर क्या है? तेलंगाना है। तेलंगाना। यानी भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है? भारत के 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों कार्यरत हैं। यहाँ पर विधानसभा भी है और यहाँ पर विधान परिषद भी कार्यरत है। विधान परिषद, इसीलिए यहाँ की विधायिका को क्या कहा गया? द्विसदनी विधायिका कहा गया। द्विसदनी विधायिका वाले भारत में कितने राज्य हैं? तो क्या बताएंगे आप? 6 राज्य हैं, जहां पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों कार्यरत है, दोनों काम करती है। जिसमें कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र तो है, लेकिन मध्य प्रदेश है नहीं है। यही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, आगे प्रश्न है, लेप्टे स्पाइरोसिस दिया है और एक बीमारी है ये, निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? तो जीवाणु द्वारा होती है, नोट कर लीजिएगा। और इससे प्रभावित कौन होता है? तो लिखिएगा संपूर्ण शरीर प्रभावित होती है। संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर पर ही प्रभाव डालता है। जीवाणु से रिलेटेड ये बीमारी है। और भैया सवाल करेगा, जीवाणु से होने वाली बीमारी, जीवाणु से होने वाली बीमारी के बारे में अगर सवाल करता है, तो मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, सिनी को क्षय तपेदिक है। सिनी को क्षय तपेदिक है, ऐसा एक ट्रिक मैंने बताया था आपको। जिसमें सी से क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा सिफिलिस। सी से हो जाएगा सिफिलिस। नी फार क्या हो जाएगा? निमोनिया। नी फार निमोनिया। को से क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग। को से हो जाएगा कुष्ठ रोग या कोंड रोग। और क्षय से क्या हो जाएगा? क्षय रोग। इसी को हम क्या बोलते हैं? टीबी। ट से क्या हो जाएगा? टाइफाइड। ट से होगा टाइफाइड। पे से क्या होगा? प्लेग। पेचिस ना होगा, प्लेग। डी से क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया। क से क्या हो जाएगा? काली खांसी। काली खांसी। क से हो जाएगा काली खांसी। और है से क्या हो जाएगा? हैजा। ये सभी बीमारियां किससे होती हैं? जीवाणु से होती है। अच्छा, सिफिलिस किसको प्रभावित करेगा? जनन अंग। किसको करता है? जनन अंग। निमोनिया किसको करेगा? फेफड़ा। कुष्ठ रोग करता है त्वचा को। टीबी करता है फेफड़ा। टाइफाइड किसको? आंत को। प्लेग करता है मस्तिष्क को। डिप्थीरिया करता है गला को। काली खांसी भी मस्तिष्क को। और हैजा प्रभावित करता है स्टोमक यानी आंत या पाचन तंत्र को। ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। सर, आई वॉज सिलेक्टेड बिहार पुलिस कांस्टेबल बट आई स्किप बिकॉज बैड फिजिकल। काहे स्किप किए? फिजिकल देना चाहिए था, प्रयास तो करना चाहिए। झूठ बोल रहा? नहीं यार, ना ना, ऐसा क्यों कहते हैं भाई? अरे सब छात्र ऐसा नहीं, अब अंग्रेजी में लिख रहा है बिहार में होके, यही उपलब्धि है। चलिए आगे बढ़े।
भाई बिहार का व्यक्ति, अ, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति अगर फ्लुएंट अंग्रेजी बोल रहा है तो आप उसकी योग्यता पे कभी शक नहीं करिएगा। ठीक है। कारण है 90% जनसंख्या यहाँ की हिंदी बोलती है, समझ रहे हैं ना। तो इन दोनों राज्यों में रहकर फ्लुएंट अंग्रेजी बोलना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इस बात को आप लिख कर रख लीजिएगा। सोचिए, हमारा कल्चर हिंदी है, हमारी मातृभाषा हिंदी है। अब हम उन चीजों से हटकर एक अलग पैटर्न पे मेहनत करके नई चीजों को ला रहे हैं बिहार यूपी में, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग उसी को गरियाएगा जिसको अंग्रेजी नहीं आती है कि अंग्रेज बना है। चलिए ठीक है। वैसे फिजिकल देना चाहिए था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सम्मिलित नहीं है? अच्छा, राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया था। कब पारित किया था? 1929 में। और पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को लाने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। और अधिवेशन हुआ था कहां पे? लाहौर के अंदर। और किस नदी के तट पे हुआ था? रावी नदी के तट पे हुआ था। और ध्यान दीजिएगा, स्वाधीनता की घोषणा करी गई और यहीं पर झंडा भी फहराया गया था, भारत का तिरंगा। वर्ष 1932 में भीमराव अंबेडकर ने दलितों डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1930 में हुई थी। 1930 में हुई थी, किया था अंबेडकर ने। केवल डेट गलत है, इस डेट में सुधार करिएगा। आगे, वर्ष 1918 में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग, ये घटना होती है 13 अप्रैल 1919 को होती है। 13 अप्रैल 1919 में घटना थी, यानी ये भी क्या होगा? कट जाएगा। तो सही कौन सा है? 1922 के चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग को क्या कर दिया? रोक दिया। यही सही है। बनाइए, बाकी सब कट जाएगा। आगे प्रश्न है कि कथन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि कांग्रेस अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अधिराज्य की स्थिति से संतुष्ट नहीं थी। महात्मा गांधी ने कहा कि भैया पोस्ट डेटेड है। क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है ये। गांधी जी ने कहा कि ये चेक जो है पोस्ट डेटेड चेक है। और ये कथन किसका हो जाएगा? तो महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने कहा कि पोस्ट डेटेड चेक है, अब हमें नहीं चाहिए। भाई, जिस चीज की मांग हम लोग नेहरू रिपोर्ट के तहत 1928 में कर रहे थे, डोमिनियन स्टेटस, वो आज आप दे रहे हैं हमें नहीं चाहिए। ठीक है। जबकि हमने 1929 में स्वाधीनता की घोषणा कर दिया है। तो भाई, जब हमने स्वाधीनता की घोषणा कर दिया और अब आप कहिए कि आप अधिराज्य बनिए, तो क्या हम बनने के लिए एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स प्रस्ताव जब आया तो इसने कहा कि डोमिनियन स्टेटस, लेकिन किसी भी तरह से इसने ये नहीं कहा कि राष्ट्र दो होगा और एक राष्ट्र का नाम पाकिस्तान होगा। तो मुस्लिम लीग के मन में डाउट हो गया कि डोमिनियन स्टेटस तो कह रहा है सब, लेकिन पाकिस्तान तो कहीं नहीं रहा है। हो सकता है कल को पाकिस्तान ना बनाए, तो मुस्लिम लीग ने भी इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार किया? स्वीकार किया? नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। फिर तो पढ़ना ही व्यर्थ है। तो ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस ने इसकी अधिराज्य की स्थिति से संतुष्ट नहीं थे, यानी कथन एक सही है, दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बना लीजिएगा, कहां दिया है? हाँ, कथन एक सत्य है किंतु दूसरा क्या है? असत्य है। सीधे अगर पूछे क्रिप्स मिशन भारत में लाने का उद्देश्य क्या था? डोमिनियन स्टेटस था। क्या था? डोमिनियन स्टेटस, जिसको कांग्रेस ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। क्या कह के अस्वीकार किया था? पोस्ट डेटेड चेक कह के। मुस्लिम लीग ने अस्वीकार इसलिए कर दिया क्योंकि इसमें पाकिस्तान संबंधी बात नहीं की गई थी। यही इसका उद्देश्य था। और आगे बढ़ेंगे। दिया है कि प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब एक फॉर्मेट है जिसमें सब मंत्रालयों के मंत्रियों का नाम लिखा है और इधर मंत्रालय लिखा है। ठीक है। हाँ, अब समझिएगा, मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो और अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था। यानी कौन सा ऐसा मंत्री था जिसको एक मंत्रालय का आवंटन तो 47 में किया गया, लेकिन उससे डिफरेंट मंत्रालय का आवंटन कर दिया गया 1901। पहले तो 46 में आवंटन किया गया, बाद में मंत्रालय को बदल दिया। कब? 1947 में। देखो, जगजीवन राम को मिला था श्रम मंत्रालय। क्या मिला था? श्रम मंत्री। ये सन 1946 में भी श्रम मंत्री थे और सन 1947 का जब एक्ट बना तो भी इनको क्या बनाया गया? श्रम मंत्री। तो क्या कोई बदलाव हुआ? नहीं ना हुआ। आगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत में कृषि मंत्री बनाए गए थे। क्या बने थे? कृषि मंत्री बनाए गए थे और आगे चल के भी ये कृषि मंत्री रहे। तो इनके पोर्टफोलियो में कोई बदलाव देखा गया? नहीं देखा गया। मतलब वही रहे जो पहले थे। बलदेव सिंह जो थे, इनको रक्षा मंत्री बनाया गया था। रक्षा मंत्री बनाया गया था सन 1946 की अंतरिम सरकार में। जब कैबिनेट का गठन हुआ 1947 में, तो भी इनको क्या चुना गया? तो रक्षा मंत्री। क्या इनके पोर्टफोलियो में कोई बदलाव हुआ? नहीं हुआ। होमी जो एच सी भाभा थे, 1946 का जो अंतरिम सरकार आई थी,
इसमें इनको उद्योग का मंत्री बनाया गया था। उद्योग और खनन विभाग, उद्योग और खनन विभाग का मंत्री बनाया गया। लेकिन जब 47 का पोर्टफोलियो आया तो इनको वाणिज्य कर मंत्री बना दिया गया। इनको वाणिज्य कर मंत्रालय दे दिया गया। इनकी मंत्रालय में क्या कर दिया गया, परिवर्तन किया गया। पूछा था किसका पोर्टफोलियो 46 की अपेक्षा 47 से भिन्न था, तो एचसी भाभा का केवल था। यानी उत्तर क्या हो जाएगा, डी होगा। अरे डिफरेंट इन्हीं का था ना, बाकी तो सबका वही था। जो मंत्रालय का पद पहले था वही बाद में मिला, जो पहले था वही बाद में मिला, केवल इन्हीं का बदला था। इनका नाम मैंने दे दिया आपको। आगे, अशोक के विभिन्न शिलालेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता की बात किसमें करा गया है, 12वें में करा गया है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग वार का वर्णन करा गया है, 13वें में। कलिंग वार की बात करेगा, कलिंग वार, कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है किसमें, तो 13वें में करा गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कलिंग युद्ध का वर्णन दरअसल जानते हैं ना, अशोक के लिए कहा गया कि कलिंग युद्ध के दौरान उसने इतना मारकाट देखा कि युद्ध से हट गया और एक सामान्य जनजीवन जीने लगा। दरअसल कारण था, उसके सामने कोई टास्क ही नहीं था कलिंग के बाद। जब उसने कलिंग पर वार किया, उसके पास युद्ध लड़ने लायक कोई राजा बचा ही नहीं था भारत का कि अशोक युद्ध लड़े। वो तो केवल एक राजा की प्रतिष्ठा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ऐसा कह दिया गया कि राजा ने इतना मारकाट देखा कि उसने क्या कर दिया, बौद्ध धर्म धारण कर दिया। लेकिन कारण एक्चुअल ये नहीं था भाई। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद भी स्टेटमेंट दिया कि केवल मैंने हथियार छोड़ा है। ठीक है, कोई एक दक्षिण भारत का राजा था, वो चैलेंज किया कि उत्तर भारत की ओर कूच करना चाहिए। अशोक ने यहां से लेटर दिया और उसमें कहा कि केवल मैंने युद्ध छोड़ा है, लड़ना थोड़ी भूले हैं। ठीक है, तो ऐसा उसने, अशोक ने स्टेटमेंट दिया। नहीं, अशोक के मन में यह था कि कोई उसके इक्विवेलेंट यानी बराबरी का राजा दिखा ही नहीं कलिंग वार के बाद कि वो युद्ध लड़े दूसरों से। ठीक है, इसलिए सीधे बौद्ध धर्म पे आ गया। राजा चालाक हुआ करते, सीधे धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म। समझ रहे हैं, लोगों को लगा कि वह समाज सेवी नहीं, टास्क ही नहीं था कोई। ध्यान दीजिएगा। चलिए, कलिंग वार ध्यान दीजिएगा। कलिंग वार होता है कब, 261 क्या था, ईसवी था कि ईसा पूर्व था, ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व यानी बीसी के टाइम कलिंग वार हुआ, जिसमें जीतने वाले कौन थे, अशोक थे। अशोक ने जीता। कलिंग का राजा था अनंत पद्मनाभम से युद्ध हुआ था इसका। ध्यान दीजिएगा। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख पूछेगा तो कौन सा, 7वां। और सबसे छोटा की अगर बात करते हैं, छोटा, तो सबसे छोटा कौन था, रुम्मीदेई था। कौन था, रुम्मीदेई। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आगे प्रश्न है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड ओनली, अच्छा रीड ओनली मेमोरी केवल पढ़ी जा सकने वाली है ना भाई। रीड माने पढ़ना, ओनली माने केवल, तो केवल पढ़ी जा सकने वाली स्मृति को हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली। यानी बी का क्या होगा, एक होगा। बी का होगा एक, बी का होगा एक। उत्तर ना तो ए होगा नहीं उत्तर बी होगा। अब आइए पढ़िए आगे। दिया है कि सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, पेन ड्राइव होती है ना। अरे मोबाइल में एक मेमोरी अंदर से लगती है, एक बाहर से हम लगा देते हैं, लैपटॉप में लगाते हैं ना। तो जो अंदर है वो प्राइमरी है, जो बाहर से लगाते हैं वो क्या है, सेकेंडरी है। यानी सी का क्या होगा, 2 होगा। सी का हो जाएगा, ओहो ये तो गड़बड़ हो गया भाई, और पढ़ना होगा। ठीक है, यानी आइए जरा डी पर। रैंडम एक्सेस का मतलब तुरंत एक्सेस, यानी संग्राहक स्थान से डेटा को सीधे प्राप्त करने को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस का नाम देते हैं। यानी डी का क्या होगा, 3 होगा। डी का 3 का मतलब उत्तर क्या होगा, 4। बनाइए, इसको बना लीजिएगा। हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, रैम और रोम सुना है आपने। देखिए इधर रैम और एक होता है आपका रोम। अच्छा, अस्थाई कौन है, अस्थाई कौन है, रैम। और स्थाई कौन है, स्थाई मेमोरी का नाम क्या है, रोम। भूलेंगे कभी नहीं है ना। न भूलने का कारण बताएं, न भूलने का कारण क्या है, ए है। ए का मतलब अस्थाई, ए का मतलब अस्थाई। अब बना लीजिए। आगे प्रश्न है कि कंबोज, वत्स, कुरु और मत्स्य। कंबोज की राजधानी कहां पे, राजपुर या हाटक। वत्स की राजधानी कहां पे, कौसाम्बी। कुरु की राजधानी कहां, इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी कहां पर, विराटनगर। कहां पर, विराटनगर। महाजनपद की भैया अगर हम बात करते हैं, महाजनपद, महाजनपद की संख्या कितनी थी, 16। कितने महाजनपद, 16। भारत से बाहर कितने थे, 2। भारत से बाहर कितने, 2। एक का नाम कंबोज और दूसरे का नाम कांधार। कंबोज की राजधानी कहां पर, हाटक। कांधार की राजधानी कहां पर, तक्षशिला। कहां पर, तक्षशिला। और भारत में कितने महाजनपद, 14। भारत में कितने, 14, जिसमें बिहार में कितना, 3। उत्तर प्रदेश में कितना, 8। मध्य प्रदेश में कितना, 1। दक्षिण भारत में कितना, 1।
राजस्थान में कितना? एक। राजस्थान में महाजनपद का नाम क्या है? मत्स्य। राजधानी कहां पर? विराटनगर। मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद? एक। कौन सा? अवंती। राजधानी कौन सी? उज्जैनी। दक्षिण भारत में कितना? एक। राजधानी नाम क्या है? असमक। राजधानी कोटली। बाकी 8 कहां पे हैं? उत्तर प्रदेश। बिहार में कितने? 3। अंग, वज्जी और मगध। अंग, वज्जी और अंग की राजधानी कहां पर? कहां पर? वज्जी की राजधानी वैशाली। मगध की राजधानी? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। क्या होगा? वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वाराणसी की राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। सूरसेन की राजधानी मथुरा। कहां पर? मथुरा। बना लेंगे सारा कुछ। ठीक है, उत्तर क्या लगा सकते हैं? 3 4 2 और 3 4 2 1। 3 4 2 1 बना लीजिएगा। आगे प्रश्न है कि फ्लाइंग एस, कीचड़ चुना, नमकीन मिट्टी या धूल भरी भट्टी की धूल, ये इनको मिलान करना है। और देखिए सवाल था आपका रविवार के दिन, ये क्वेश्चन था। फ्लाइंग एस यानी राख की बात करते हैं, तो राख कहां से निकलेगा? कोयला आधारित थर्मल प्लांट से। कोयला आधारित थर्मल प्लांट से एक राख निकलती है, ध्यान दीजिएगा। कीचड़ चूना हमें कहां से प्राप्त होगा? तो कीचड़ चूना प्राप्त होता है कहां से? चीनी और कागज उद्योग से। चीनी और कागज उद्योग से हमें कीचड़ चूना प्राप्त होता है। और नमकीन मिट्टी कहां से प्राप्त होती है? कास्टिक सोडा से। कहां से? कास्टिक सोडा। और भट्टी की धूल कहां से निकलती है? सीमेंट के प्लांट से निकलती है। बना लीजिएगा। उत्तर देखिए कहीं मैच हो रहा है। ए का तो एक सब में है, बी का हो जाएगा 4, बी का 4 का मतलब सी, सी का हो जाएगा 2, यानी यही सही है। उत्तर बना लीजिएगा सी। आगे बढ़े। आगे प्रश्न है कि चौथा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में संपन्न हुआ, इसका मुख्य विषय क्या था? भारत की अर्थव्यवस्था कल और आज, आसान समय में समृद्धि की तलाश, यही है। कहा गया आसान समय में समृद्धि की तलाश। और चौथा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन, इसका आयोजन करा गया था नई दिल्ली में। इस बात को ध्यान रखिएगा। रायसीना, रायसीना बताइए, रायसीना 2026। रायसीना 2026 कहां पर? दिल्ली। रायसीना 2026 का आयोजन कहां पर? नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा। सरस मेला, सरस मेला बताइए 2026। सरस मेला 2026 का आयोजन कहां पर? गुंटूर में। कहां? गुंटूर। गुंटूर कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ध्यान रखिएगा। विंग्स इंडिया पूछेगा, विंग्स इंडिया, विंग्स इंडिया, विंग्स इंडिया 2026। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहां पर? हैदराबाद के अंदर। कहां पर भैया? हैदराबाद। विश्व पुस्तक मेला 2026, विश्व पुस्तक मेला, विश्व पुस्तक मेला 2026, विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन कहां पर? दिल्ली के अंदर। कहां पर हुआ? दिल्ली के अंदर हुआ। और ध्यान रखिएगा 2+2 वार्ता भी हो चुकी है। 2+2 वार्ता 2026 का आयोजन भी कहां पर? दिल्ली के अंदर। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, हर जगह से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, ये सब करंट 2026 का है, रिसेंटली का है, वर्तमान में ये सारी बैठकें हुई हैं। बना लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़े। यहां से प्रश्न दिया है कि सूची 1 को 2 से मिलान करिएगा। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहां पे है? लेह के अंदर है। केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान कहां पे है? सारनाथ के अंदर। केंद्रीय हिमालय संस्कृति अध्ययन, ये तो सब मिल रहा है। तिब्बत हाउस कहां पे है? नई दिल्ली। बना लीजिएगा। 1 2 3 4 कहां है? इसमें है कहीं? 1 2 3 और 4, सी है उत्तर। नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा इसको, और कुछ ना है इसमें। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। लेह से पूछेगा। लेह, लेह, लेह कैपिटल है कहां की? तो लद्दाख की। लेह राजधानी है कहां की? लद्दाख की एक प्रकार की राजधानी है लेह। और लद्दाख का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पे कौन हो जाएगा? लेह होगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? जनसंख्या में लेह होगा। और एरिया में सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो कारगिल होगा। और आगे सारनाथ की बात करेंगे। धमेक स्तूप पूछेगा आपसे। धमेक स्तूप, धमेक स्तूप कहां पे है? तो सारनाथ के अंदर है। धर्मराज का स्तूप पूछेगा आपसे। धर्मराज का, धर्मराज का स्तूप भी कहां पे हो जाएगा? सारनाथ के अंदर। अशोक स्तंभ पूछेगा। अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, ये भी कहां पे है? तो सारनाथ के अंदर है। नोट कर लीजिएगा सभी बातों को। बढ़ेंगे यहां से आगे। आगे प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा संचालित सेवा जो भारतीय नागरिकों के अलावा कुछ आधिकारिक दस्तावेज को क्लाउड पर संग्रहित करने में सक्षम बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? डिजी लॉकर। क्या बोलेंगे? डिजी लॉकर का नाम देते हैं। भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। लोग अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ रखते हैं और डिजी लॉकर में एक बार रख लेंगे, आप पूरे भारत या विश्व के अंदर कहीं जाइए, आप डिजी लॉकर से आसानी से निकाल सकते हैं अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और वो हर जगह मान्य होगा। तो रखे हैं सब लोग डिजी लॉकर पे? नहीं रखे हैं? रखिए उसको। डिजी लॉकर आधार से अटैच, आधार कार्ड नंबर डालेंगे,
कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा ओरिजिनल फॉर्मेट में निकलता है, उसका मान्य हर सरकारी संस्थान में होगा जो निकलेगा डिजी लॉकर से, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न है कि जैसे डॉक्यूमेंट नहीं ले गए, ट्रेन में खो गया और कोई लिखता है कि आर्मी की ज्वाइनिंग लेटर और डॉक्यूमेंट मिला, ऐसा सुना है आपने? और अब नहीं आता है, अब धीरे धीरे विलुप्त होगा ना, डिजी लॉकर आ गया है। डॉक्यूमेंट लेकर घूमना तो व्यर्थ ही का है, आप डिजी लॉकर को बनाइए और डिजी लॉकर पे केवल आप आधार डालेंगे, वर्ष चुनेंगे, बोर्ड चुनिएगा, आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी उस पर पहले से इनपुट है, जहां जहां आपने आधार दिया है सब डॉक्यूमेंट एक साथ आ जाएगा। मेरा एक इसी तरह का डॉक्यूमेंट था, कोई बहुत पुराना डॉक्यूमेंट था, अभी मेरा टीचिंग में जॉब हुआ, हुआ मतलब हुआ था, ठीक है, था का मतलब जब नहीं गए तो था ही ना होगा। तो उसमें मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए था सेंट्रल टीचर का, तो मैंने पास किया था 2000 शायद 19 में पास किया था, तो 19-21 में भर्ती आई थी, 19 का डॉक्यूमेंट लगाना था उसमें, तो वो डॉक्यूमेंट मेरे पास 19 का था, उतना थोड़ी कोई रखता। अभी टीचिंग का केवल पात्रता परीक्षा मैंने 5 बार पास किया, फेंक दिए होंगे उसको, लेकिन जब उसमें देखे कि उसी सन का दिया था, 19 का ही लगाए थे, अब मेरे पास था ही नहीं, हम ढूंढे खूब, ढूंढे तो मिला कहाँ से, डिजी लॉकर से मिला। जब उसका डीबी कराना हुआ तो वहीं से मिला, तो कहीं ना कहीं हेल्प करता है, डीबी कराए फिर तो बात ही नहीं बनी वहां पे। दिया है गतका एक पारंपरिक सामरिक कौशल है, और जो कहाँ का हो जाएगा, तो गतका होगा पंजाब का, कहाँ का होगा, लेकिन दिया क्या है, केरल दिया है भैया, ये तो गलत हो गया फिर। मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला है, कहाँ की, बिहार। अच्छा सुजनी क्या है, सुजनी कढ़ाई है ये, सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है जो कहाँ की है, बिहार, ठीक है। जो बिहार की पटना कलम क्या है, पटना कलम भी एक प्रकार की क्या है, कला। अच्छा पटना कलम कला का संबंध पुरुषों से है कि महिला से है, ए पुरुष से है, ये किससे है, पुरुष से। और सुजनी कढ़ाई का संबंध किससे है, महिला से है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे सिंधे ख्वाब और सिंधु दर्शन उत्सव, ये कहाँ का होगा, जम्मू कश्मीर का होगा, यानी 2 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बनाइए। आगे प्रश्न है कि द्वीपों में 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है, कौन पृथक होगा, अंडमान और निकोबार होता है, ध्यान दीजिएगा। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ठीक है भैया, 9 डिग्री चैनल, और आगे है आपका 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल पूछेगा तो ये अलग करता है किसको, मालदीव को अलग करेगा, किससे, मिनिकॉय से, किससे अलग करेगा, मिनिकॉय। और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को किससे, लक्षद्वीप से, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। और 10 डिग्री चैनल अंडमान को अलग करेगा, अंडमान को अलग करेगा किससे, निकोबार से, अंडमान को अलग करता है किससे, निकोबार से। और डंकन पास की बात करेगा, डंकन पास, ध्यान दीजिएगा, डंकन पास किसको अलग करेगा, तो डंकन पास अलग करता है, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अंडमान को, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान को अलग करेगा किससे, तो लिटिल अंडमान से, किससे करता है, लिटिल अंडमान से अलग करेगा कौन, तो डंकन पास अलग करेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पे कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन, जब सूर्य की किरण कहाँ लंबवत पड़ती है, कर्क रेखा पर। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो उस समय समय क्या होता है, 21 जून का समय। कब समय होता है, 21 जून। ध्यान रखिए 1 से 15 जून महीने का पहला पखवाड़ा, और 15 से 30 जून महीने का दूसरा पखवाड़ा होता है, यानी जून महीने के पहले पखवाड़े में कि जून महीने के दूसरे पखवाड़े में, जून का दूसरा पखवाड़ा है ये। 1 से 15 तक पहला पखवाड़ा और 15 से 30 तक दूसरा पखवाड़ा, बना लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा बी। और आगे प्रश्न है कि युग्मों पर विचार करिए, घाट प्रभा, घाट प्रभा तेलंगाना में है, ये तो गड़बड़ बात है भैया, घाट प्रभा तेलंगाना नहीं बल्कि कहां पे हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के अंदर है। आगे गांधी सागर पूछा है मध्य प्रदेश में, ये तो ठीक है, इंदिरा सागर भी कहां पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है। और आगे मैथान बांध कहां पे हो जाएगा, झारखंड के अंदर हो जाएगा, मैथान बांध कहां पे है, तो झारखंड में है। देखो क्या दिया है, कितने युग्म, अरे कितने युग्म सम्मिलित नहीं है, क्या पूछा है, कितने नहीं है, तो केवल 3 नहीं है, बनाइए, केवल 3 युग्म सम्मिलित नहीं है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, डंफा टाइगर रिजर्व मिजोरम के अंदर है, सही बात है क्या, बात सही है, डंफा टाइगर रिजर्व कहां पे है, मिजोरम। गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है, तो ये त्रिपुरा में है, कहां पे है, त्रिपुरा के अंदर है ये। गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य पूछेगा कहां पर, त्रिपुरा में। सरामती शिखर कहां पे हो जाएगा, नागालैंड। और ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, माउंट सरामती हो जाएगी, यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है, तो सही पूछा है 1 और 3 हो जाएगा।
बनाइए, आगे बढ़े। आगे है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, किसके सहजीवी हैं? शैवाल और कवक। शैवाल और कवक, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध से क्या प्राप्त होता है? लाइकेन प्राप्त होगा। और लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण का क्या है? सूचक है। और किस प्रदूषण का? वायु प्रदूषण। वायु में होने वाले प्रदूषण का क्या हो जाएगा? सूचक कौन होता है? तो लाइकेन होता है। ध्यान दीजिएगा, लाइकेन से क्या प्राप्त होता है? लिटमस पेपर। क्या प्राप्त होगा? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कहां से प्राप्त होते हैं? लाइकेन से प्राप्त होते हैं। आगे प्रश्न दिया है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तटीय आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, दक्षिणी सौराष्ट्र या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उत्तर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां पर पर्णपाती वन भी है और मैंग्रोव भी है, दोनों है। अगर हम दक्षिण पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहां पर केवल मैंग्रोव है। क्या है? मैंग्रोव। अच्छा, मैंग्रोव वनों को हम अनूप वन कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं ना। मैंग्रोव को अनूप वन कहा गया। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भी मैंग्रोव है और सौराष्ट्र के अंदर भी क्या हो जाएगा? तो पर्णपाती होगा। क्या होगा? पर्णपाती वन है सौराष्ट्र में। लेकिन पर्णपाती और मैंग्रोव दोनों का सम्मिश्रण कहां पे होता है? अंडमान और निकोबार के अंदर। आगे यदि आप घड़ियाल देखना चाह रहे हैं तो आपको कहां जाना होगा भैया? चंबल नदी। चंबल नदी में घड़ियाल दिखते हैं। और चंबल नदी निकलती कहां से है? नदी निकलती है, चंबल नदी निकलती है कहां से? जनापाव से। कहां से निकलेगी? जनापाव से। और मिलती किससे है? तो चंबल नदी मिलती है किससे? मिलती है किससे? यमुना से। किससे मिलेगी? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन? चंबल। और ध्यान रखिएगा, घड़ियाल कहां देखे गए? तो चंबल नदी में देखे गए। पुलिकट झील पूछेगा कहां पे हो जाएगी? तो आंध्र प्रदेश। और कहां पर? तमिलनाडु की सीमा रेखा पर। भीतरकनिका कहां पे हो जाएगा? उड़ीसा के अंदर। भीतरकनिका कहां पे? उड़ीसा के अंदर है। आगे प्रश्न है कि आर्कियन सेल भारत प्रणाली की सबसे पुरानी चट्टान है। बात सही है ना? पढ़ाया था आपको हमने, आदि कवि बताया था ना। आदि कवि में सबसे पुराना क्या है? आर्कियन। उसके बाद धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्यन। सबसे पुरानी कौन है? आर्कियन। सबसे आम यानी सबसे नॉर्मल आर्कियन सेल नीस है। बात सही है। नीस को आप भारत में हर जगह देख पाएंगे, यानी सबसे आम जो आसानी से प्राप्त हो जाए वो कौन सी है? नीस है। धारवाड़ सेल प्रणाली आर्कियन सेल प्रणाली के बाद वाला हिस्सा है, यानी आर्कियन के बाद कौन है? धारवाड़ है। यानी कथन क्या होगा? सही होगा। सभी कथन ठीक है। बनाइए। जो आगे बैठने वाले छात्र हैं, बना पाते हैं कि नहीं आप लोग? इधर देखो मेरी तरफ, बना पाते हो? सब बन जाता है? ठीक है, मेहनत से पढ़िए। उनको पीछे भेजा जाए? नहीं, ऐसा नहीं है ना। ये सब खाली टिक लगाता है, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, ये सब खाली देखता रहेगा, जब हम बोलेंगे कि इसका बी सही है लगा लेगा बी। लिखना होता है, थोड़ा सा लिखिए ना। दो शब्द ही लिखिए, आज दो पढ़ेंगे। वही दो दो इकट्ठा सोचिए, 100 क्वेश्चन है। एक एक तो क्वेश्चन में डेटा दिया है, ऊपर से दो आप जोड़ लिए, यानी कितना हो गया? 300 डेटा हो गया। इसी तरह से कल 3 जोड़िए, 4 जोड़िए, 5 जोड़िए, ऐसे करते करते पूरा डेटा का भंडार हो जाएगा। अरे आरक्षण का मतलब ही थोड़ी कि पढ़ना छोड़ देगा कोई। ये सब आप लोग से ज्यादा पढ़ता है, भले आरक्षण है। आरक्षण को साइड रखता है कि कभी जरूरत पड़ेगी तो जोड़ लिया जाएगा बस। चलिए, दृष्टि दोष दिया है दृष्टि वैषम्य में। दृष्टि वैषम्य में देखिए हिंदी में लिख दिया है। इस दृष्टि वैषम्य में लिखने का सीधा मतलब था अबिंदुकता। अबिंदुकता थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में लिखा है। अबिंदुकता इसका नाम है। अबिंदुकता का मतलब हमने बताया था कि जब आंख का गोला वाला आकार क्या हो? पचक जाए, तो उस कंडीशन में क्या होती है? अबिंदुकता होती है। कार्निया की आकृति गोली नहीं होती, ध्यान रखिए, यही सही है। कार्निया की आकृति जब गोली नहीं होती है तो उस समय एक बीमारी फैल जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अबिंदुकता का नाम देते हैं। नोट कर लीजिएगा। अब इस समय कोई भी वस्तु अबिंदुकता रोग में, कोई भी वस्तु तिरछा दिखाई देती है। कैसा दिखाई देगी? तिरछा दिखाई देती है। तिरछा दिखाई देती है और धुंधला दिखाई देती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे एक खड़ी इमारत को देखेंगे तो ऐसा लगेगा हमारे ऊपर गिर रही है। ऐसे व्यक्ति को क्या है? अबिंदुकता। कुछ लोग देखेंगे ना, बिल्डिंग को देख के डर जाते हैं, खड़े होंगे तो इतना बड़ा डर के भागेंगे, तो उनको अबिंदुकता संबंधी लक्षण होते हैं, क्योंकि जब बिल्डिंग को देखते हैं तो उनको महसूस होता है कि बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर रही है। ध्यान दीजिएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और स्थिर होते हैं। समझिएगा, उत्क्रमणीय का मतलब पुनः वापस आने वाले। ठीक है, पुनः वापस आने वाले। भौतिक परिवर्तन पुनः वापस आ सकते हैं। अरे काहे नहीं आएंगे? बर्फ पिघलेगी, पुनः बर्फ बनेगा। ठीक है,
उत्क्रमणी तो होते हैं लेकिन स्थिर होते हैं क्या? नहीं, स्थिर होगा यानी ठंडा में रखेंगे, बर्फ है, धूप में लगे क्या हो गया? पिघल गया। तो स्थिर है कि अस्थिर? अस्थिर क्या होता है? अस्थिर। यानी पहला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत हो जाएगा। उत्क्रमणी तो है लेकिन स्थिर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणी और स्थिर होते हैं, बात क्या है? सही है। गैर उत्क्रमणी का मतलब रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं पुनः वापस लौटते हैं। कागज जला दिए, कागज मिलेगा दोबारा उससे? कभी नहीं मिलेगा। स्थिर तो होता ही है। जले हुए कागज को क्या धूप में लाएंगे या वातावरण चेंज करेंगे तो कागज बन जाएगा दोबारा? नहीं बनेगा। तो गैर उत्क्रमणी और क्या होते हैं? तो स्थिर होते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणी के साथ स्थिर है, बात क्या है? सही है। रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणी और अस्थिर दे दिया है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो क्या पूछा है? ओ ये बात है। अच्छा ठीक है, उत्तर बना लीजिएगा बी, और क्या होगा? सी होगा। उत्तर बना लीजिएगा सी। फिर तो गड़बड़ हो रखा होगा पीपीटी में। चलिए कोई बात नहीं, आगे है। लोहे पर दिक्कत होगी ना, पेपर से नहीं मिलान होगा क्वेश्चन का तो बताइएगा मुझे। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को हम यसद लेपन क्या बोलते हैं? यसद लेपन को हम जस्तीकरण का नाम देंगे, क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं इसको। यसद लेपन कहेंगे, जस्तीकरण कहते हैं। और कुछ बोलेंगे क्या इसको? क्या? गैल्वेनाइजेशन। इसको गैल्वेनाइजेशन का भी नाम देते हैं। जस्ते की परत चढ़ाई जाती है लोहे पर ताकि जंग न लगे। गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? गलन कहलाएगा। और ठंडा करने पर गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। गर्म करने पर द्रव का गैस में बदलना क्या है? वाष्पीकरण। क्या होना चाहिए भैया? 4-1-3, 4-1-3-2, 4-1-3 और 2। उत्तर बना लीजिएगा सी। आगे प्रश्न है कि प्रकाश के प्रवर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन ठीक है? प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, बात सही है। भाई एक सतह है और एक किरण आई और यहां पर क्या हुई? टकरा गई। तो किरण आती है, आने वाली किरण का नाम हम क्या देते हैं? आपतित किरण। क्या नाम देंगे? आने वाली किरण का नाम क्या होगा? आपतित किरण। आके एक सतह पर टकरा गई, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर टकराती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण व परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। देखो किरण आई, एक सरफेस पे टकराई और यहां से क्या हो गई? वापस लौट गई। और यहां पर एक लंब का निर्माण होता है और इस किरण का नाम क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। क्या होगा? परावर्तित किरण। अच्छा ये बताइए कि आपतित किरण परावर्तित किरण के लंबवत है क्या? नहीं है। लंबवत है? लंबवत का मतलब कैसे होनी चाहिए? पैरेलल, एकदम खड़ी रेखा में पैरेलल। ये आपतित होती, ये परावर्तित होती थी, ये दोनों आपस में क्या होती? लंबवत होती। लेकिन लंबवत ना हो के बल्कि क्या है? तिरछी है। ध्यान दीजिएगा। यानी दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, बात सही है क्या? आपतित किरण और लंब के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और यहां पर बनने वाले कोण को हम क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। बराबर है ना? बराबर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। सही है। दिया है कि सामान्य और आपतित किरण के मध्य कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये बताओ भैया, आपतित कैसे सही है? आपतित किरण के मध्य को हम आपतित आपतन कोण बोलेंगे ना कि परावर्तन बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आपतन कोण। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया था? अरे सुनिएगा, आपतित किरण के मध्य में बनने वाला कोण क्या होगा? आपतन कोण होगा। और परावर्तित किरण के मध्य में बनने वाला क्या होगा? परावर्तन कोण। दे दिया है कि आपतित किरण के मध्य का कोण परावर्तन होता है, ऐसा कहना ठीक होगा? नहीं होगा। आपतित किरण के मध्य के कोण को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण का नाम देते हैं। यानी उत्तर डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पूछा क्या है आपसे? ए और क्या होगा? सी होगा। बनाइए। क्या भैया? क्या इसमें? तो दर्पण मेंशन करने जैसी कोई बात ही नहीं थी। सतह से टकराकर किरण वापस जाती। दर्पण शीशे की कोई बात ही। भाई एक सरफेस हमने लिया और हमने उसको कांच नहीं रखा। मान लीजिए मेरा हाथ एक सरफेस है, तो भी तो किरण आके टकराएगी। जरूरी नहीं कि शीशे से ही किरण टकरा के वापस जाती है, कहीं से भी किसी भी सरफेस से किरण आती है, टकरा के क्या होती है? वापस जाती है। बस इतनी सी बात है कि प्रकाश की जो तरंगे होती हैं ये ठोस में क्या होती है? तो कम गति करती है। यानी आएगी, टकराएगी, उसकी गति क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, फर्क बस इतना ही है और कुछ दूसरा फर्क नहीं है। आगे दिया है प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर 15 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित की जाती है। यानी आपतित किरण आके टकरा गई
और इस पर कोण कितना बना, 15 डिग्री का, 15 डिग्री का। अच्छा देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर, यानी यहां वाला कोण भी कितना है, 15 डिग्री, और ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, यानी 90 में से 15 डिग्री तो परावर्तन कोण है, तो बचा हुआ कोण कितना है, 75 डिग्री। उत्तर क्या होगा, 75 डिग्री। तो बनाए होंगे आप लोग, कक्षा 9 में पढ़े होंगे इसको। आगे, भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में होगा। भाई लोकसभा नहीं, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में भी जाता है और कहां जाएगा, राज्यसभा में जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जाता है। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना चाहिए। भाई संविधान संशोधन में क्या राज्य की कोई भूमिका है, नहीं। राज्य क्या उत्तरदायी है, नहीं। संविधान संशोधन को क्या राज्य पलट सकता है, नहीं। संविधान संशोधन की जिम्मेदारी केवल और केवल किसको होती है, संसद को है। किसको है, संसद को। राज्य की कोई भूमिका है, नहीं है। यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत। सही न तो एक है, नहीं दो। बनाइए। आगे प्रश्न है कि कथनों पर विचार करिए। लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। क्या पूछा है, अच्छा लोक लेखा। लोक लेखा समिति में कितने लोग होते हैं, 22। कितना लोग होंगे, 22 में 15 कहां से आते हैं, लोकसभा, और 7 कहां से आएंगे, राज्यसभा। लेकिन दिया कितना है, 25। क्या सही होगा, नहीं। यानी जहां एक है क्या उत्तर होगा, एक वाला उत्तर होगा, नहीं होगा। दो ऑप्शन हमने काट दिया। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा की जांच करती है। सरकार ने कितना पैसा कहां पे खर्च किया, इसकी क्या करेगी, जांच करेगी। यानी दूसरा क्या है, सही है। जब दूसरा सही है तो तीसरे को भी रखना होगा, यानी उत्तर क्या है, बी है। पढ़िए, बनाइए इसको। आगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना करते हैं। प्रधानमंत्री तो है इसमें, है। वित्त आयोग, संघीय मंत्रिमंडल या राज्य का मुख्यमंत्री। वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं होता, इसमें संघीय मंत्रिमंडल और राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, बना लीजिएगा। और सुनिए, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको बनाइएगा अच्छे से। राष्ट्रीय विकास परिषद स्थापना होती है सन 1900 कब, 51 और 1900 कब, 52 में होती है। और इसमें 3 लोग तो शामिल हैं। इन 3 लोगों के साथ ध्यान रखिएगा, इन 3 लोगों के साथ नीति आयोग के सदस्य जुड़ते हैं। इसमें नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं, और केंद्र शासित जो है, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक शामिल होते हैं। केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक भी इसमें शामिल होते हैं, प्रशासक। कुल इतने लोगों को जोड़ के राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई जाती है। मैंने पूरा लिख दिया है, इसको देख लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4, उत्तर होगा बी। बनाइए, आगे बढ़ जा सकते हैं। प्रश्न दिया है कि 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक वित्त आयोग बना था, 14वां वित्त आयोग। 14वां वित्त आयोग बना और इसकी अध्यक्षता कौन करा था, वाई वी रेड्डी। कौन किया था, वाई वी रेड्डी ने किया था। कितने साल के लिए बना था, 5 साल के लिए। वाई वी रेड्डी ने अनुशंसा किया, इसने अनुशंसा दिया, अनुशंसा। इसने अनुशंसा किया कि भैया केंद्र और राज्य का जब बंटवारा होगा, केंद्र और राज्य बंटवारा जब होगा, तो कहा कि राज्य का कितना हिस्सा लगेगा, तो 43%। कितना परसेंट, 43। और केंद्र का कितना लगेगा, आप देखो, निकालो जरा, कितना आ रहा है, कितना, 57 आ रहा है। 57% अधिकारिता किसकी होगी, तो केंद्र की होगी। राज्य के लिए कितना बताया, तो 43% बताया। आगे चल के थोड़ा संशोधन हुआ, 15वां वित्त आयोग आया। जब 15वां वित्त आयोग आया तो इसकी अध्यक्षता कौन किया, एनके सिंह ने। कौन किया, एनके सिंह, यानी नंद किशोर सिंह। और इन्होंने बताया कि जो केंद्र है, केंद्र और राज्य में धन का बंटवारा कैसे होगा, यानी कर बंटवारा कैसे होगा। तो 41% कर बंटवारा राज्य में और बाकी 59% कहाँ, केंद्र में होगा, सेंट्रल में होगा। तो 41 और 59 बताया। आगे जब 16वां बना, 16वां, तो इसने कोई संशोधन नहीं किया। इसकी अध्यक्षता कौन किया, अरविंद पंगड़िया। कौन किया, अरविंद पंगड़िया ने इसकी अध्यक्षता किया। और इसकी सिफारिशों को लागू किया जाएगा, सिफारिश को लागू किया जाएगा। इसकी जो सिफारिश है, सिफारिश को लागू किया जाएगा। लागू कब लागू किया जाएगा, 1 अप्रैल को लागू किया जाएगा। और कब लागू किया जाएगा, सन 2026 में। 5 साल का है तो कब तक होगा, 2031 तक चलेगा। और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। कहा कि जो स्टेट है उसका अनुदान कितना होगा, 41%। और सेंटर जो है, सेंटर का अनुदान कितना होगा, यानी केंद्र का अनुदान कितना बताया गया, 59% ही बताया गया। इसको ध्यान रखिए, यानी कोई संशोधन नहीं किया गया, यथावत रखा गया 15वें वित्त आयोग की सिफारिश को। ध्यान दीजिएगा। यानी उत्तर क्या हो सकता है, ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण संबंधी अनुशंसा 26-27 से लागू होगी और 30-31 की अवधि के लिए होगी। तो बात क्या है,
सही है। 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य कर कोष में राज्यों का कितना हिस्सा बताया? 41%। कै परसेंट? 41% बताया, यानी दूसरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, केवल एक से। बनाइए, आगे बढ़ सकते हैं। आगे है क्या भैया, कुछ दिक्कत है? 47? 47? 47 कहाँ है, कौन बोला आपने? 47%? 41? ओ, क्वेश्चन नंबर, अच्छा 47 देखना है। वो हम देख लेंगे उसको बाद में, अभी तो फिलहाल नहीं देखेंगे। क्या है 47? अच्छा ये देख लें इसको। सुनिए ना, देखिए मेरी बात को सुनिएगा। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा ही तो गलत है। गलत मानते हैं ना इसको आप? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसा संशोधन संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, यानी संघ के चरित्र में परिवर्तन की मांग करेगा। संघ के चरित्र का मतलब क्या है? कि संघ का व्यवहार राज्यों के प्रति क्या है? उदारवादी है। क्या है? उदारवादी। भाई संघ अगर नहीं चाहेगा कि हम पैसा दे राज्यों को, तो नहीं देगा, उसकी मर्जी। भाई राज्य अपनी चीजों को चलाए, अपना टैक्स इकट्ठा करे, अपना सब कुछ करे, लेकिन राज्य की सेवाओं में भागीदारी किसकी होती है? संघ की। तो भैया जब राज्य संघ के लिए पैसा इकट्ठा करके, कर इकट्ठा करके दे रहा है, तो संघ की जिम्मेदारी बनती है कि राज्य का क्या करे? संरक्षण करे। समझिएगा कि संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना आवश्यक है। समझिएगा, अगर किसी प्रकार का संविधान में संशोधन होता है राज्य के संबंध में, मान लीजिए केंद्र सरकार ने कहा कि तमिलनाडु राज्य को हम अनुदान आज से नहीं देंगे, ऐसा हम संविधान में संशोधन करते हैं। तमिलनाडु के पास विधेयक भेजा गया, क्या तमिलनाडु उसको स्वीकार करेगा यार? भाई हम अपने लिए मौत के लिए गड्ढा थोड़ी खोदेंगे खुद के लिए। तो ध्यान रखिएगा, सभी राज्यों में स्वीकार्य नहीं होता। एक तरह से संशोधन में राज्य की कोई भूमिका नहीं होती है। संशोधन में केवल लोकसभा, राज्यसभा और किसकी भूमिका है? राष्ट्रपति की भूमिका। अन्यथा उसके अलावा किसी और व्यक्ति की भूमिका नहीं होती। इसलिए मैंने इसको क्या किया? काट दिया। समझ रहे हैं ना भैया मेरी बात को? अभी भी नहीं समझ में आया तो क्लास छोड़ेंगे तो मुझसे मिलिए। आगे अब कोई बात विचार इस पे नहीं होगा यार, बता दिए, समझो कह दिए, वही है। फरवरी 26 में डीआरडीओ द्वारा प्रदर्शित सॉलिड फ्यूल रैमजेट, यानी एसएफडीआर, एसएफडीआर की हम बात करते हैं। एसएफडीआर, एसएफडीआर तकनीकी मुख्य रूप से किस प्रकार की मिसाइलों के विकास में प्रयोग किया जाता है? तो एसएफडीआर के तहत एक मिसाइल बनाई गई थी भारत में, जिस मिसाइल का नाम था अस्त्र। क्या नाम था? अस्त्र मिसाइल। अस्त्र का सीधा मतलब है हवा से क्या होगा? हवा। अस्त्र का मतलब हवा से हवा, यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को इसके तहत बनाया गया। उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाए। बनाइए। एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? नाग है। क्या है? नाग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार का 28 जनवरी 2026 को दुखद विमान दुर्घटना में निधन हो गया। किस हवाई अड्डे पर? बारामती में हुआ। आगे है कि दुर्लभ मृदा गलियारा, इसकी चर्चा बजट में किया गया। इसकी चर्चा बजट में किया गया है, जिसमें उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और कौन है? तमिलनाडु है। बनाइए। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दुर्लभ मृदा गलियारा बनाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और दुर्लभ मृदा की श्रेणी में रखा गया, एक तो मृदा है आपकी लैटेराइट, एक तो लैटेराइट मृदा है, लैटेराइट, लैटेराइट, और इसमें एक मोनाजाइट को रखा गया, मोनाजाइट को रखा गया, और इसमें एक लाल मिट्टी को भी रखा गया। हालांकि लाल मिट्टी को संरक्षण क्षेत्र से बाहर रखा गया है, क्योंकि भारत के समृद्धशाली क्षेत्रों पर विद्यमान है। लेटराइट और मोनाजाइट की इसमें मुख्य रूप से बात की गई, और जहां पर लेटराइट और मोनाजाइट पाया गया वहां पर दुर्लभ मृदा गलियारे को स्थापित करने संबंधी बात की गई। बना लीजिएगा, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आगे, ब्लैक स्वान शिखर सम्मेलन भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन किया द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यानी दूसरा क्या होगा? कट जाएगा, केवल एक सही है। आगे प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन ये कहाँ किया गया? हैदराबाद। बताया था हमने ना अभी। इसका आयोजन किस एयरपोर्ट पे किया गया? तो एयरपोर्ट का नाम होगा बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। बेगमपेट, बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय, बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इसका आयोजन किया गया, जो कि कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर है।
इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। प्रश्न है कि भारत सरकार एक्ट 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? न्यायपालिका विधायिका के बीच शक्ति के पृथक्करण को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों, यही होगा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को इसने परिभाषित किया था और कहा कि जो द्वैध शासन काम कर रहा है, कहा कि जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन को ध्यान रखिएगा, ये प्रांतों में तो लगाया जाए, प्रांतों में लगाया जाए, ऐसा इसने जोर देकर कहा। लेकिन कहा कि कुछ स्तर पर द्वैध शासन को कहां स्थापित किया जाए, तो केंद्र पर भी स्थापित किया जाए। तो केंद्र और प्रांतों पर द्वैध शासन लगाया गया 1919 में, और आगे चल के प्रांतों से द्वैध शासन को क्या कर दिया? समाप्त। और पूर्णतः कहां पे लगा दिया? पूर्णतः द्वैध शासन को कहां स्थापित कर दिया? केंद्र पे कर दिया। किस एक्ट के तहत कर दिया? 1935 के एक्ट के तहत कर दिया। आगे प्रश्न है कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से बड़ी होगी। ऐसा ठीक है क्या भैया? जो विधान परिषद है, विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है, या तो इसको आप कितना रखिए? 40। कितना रखिए? 40। न्यूनतम कितना रखना है? 40। नहीं तो आप अगर 40 नहीं रख सकते तो विधानसभा का कितना 1/3 रखना होगा। या तो न्यूनतम 40 रखिए या फिर विधानसभा का 1/3 रखना होगा। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद की सभापति के नाम को निर्देशित करता है। बात क्या हो जाएगी? गलत। सही कैसे है भाई? विधान परिषद जो है, विधान परिषद के अंदर अगर हमें अध्यक्ष चुनना है, हेड चुनना है, तो विधान परिषद के सदस्य चुनेंगे, उनके नाम को रिकमेंडेंट राज्यपाल क्यों करेंगे? ध्यान दीजिएगा, कथन दोनों क्या हो जाएगा? गलत। सही पूछा है ना, तो 1 नहीं 2 बनाइए। आगे प्रश्न है कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की डीपीएसपी सिद्धांतों में जोड़ा गया? 42वें संशोधन से ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा जोड़ा गया? स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन। नहीं, ये सही नहीं होगा। समान न्याय की बात की गई। किसकी बात की गई है? समान न्याय की बात की गई है। समान न्याय की बात की गई है आर्टिकल 39 के 1 में, आर्टिकल 39 के ए में ये जोड़ा गया था ना, कि ये जोड़ा गया। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भूमिका, ये तो बात सही है। आर्टिकल 43 का 1 जोड़ा गया। बनाइए, आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? संविधान निर्माता एक मत देते हैं किस पर? उद्देशिका पर। उद्देशिका को देखकर ही सारी चीजों को स्थापित करा गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो ये संविधान के भाग किसमें है? भाग 3 में, जिसका विस्तार 12 से कहां तक है? 35 तक है। डीपीएसपी की बात करते हैं 4 में है, जिसका विस्तार 36 से कहां तक है? 51। इसका मूल कर्तव्य 4 के क में है और अनुच्छेद 51 का क में है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणी अर्थात कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। बात गलत है। केवल 3 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 3 हैं। केवल 3 श्रेणियां हैं। इसमें तब कौन नहीं है? स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ये कोई कैटेगरी नहीं है। स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री कोई कैटेगरी नहीं है, समझिएगा। कैबिनेट मंत्री जैसे कैबिनेट रक्षा मंत्री, तो इस कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए एक राज्य मंत्री होता है, एक रक्षा राज्य मंत्री। जब कैबिनेट रक्षा मंत्री अनुपस्थित होता है तो उसके पद पे कौन बैठता है? राज्य मंत्री। जब राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के पद पे बैठेगा तो उसको कहते हैं स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो ये पद है नहीं, सिचुएशनल इस पद को बनाया जाता है जब कैबिनेट मंत्री पद पे क्या हो? नहीं हो। याद रखिएगा। यानी श्रेणियां कितनी है? मुख्यतः 3 श्रेणियां हैं। एक पद को केवल सिचुएशनल बनाया जाता है बस। संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के सदस्यों की कितनी होनी चाहिए? तो 15% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बात क्या है? सही है। सही कथन केवल 2 है। बनाइए इसको। आगे प्रश्न है, केंद्रीय बजट यूनियन बजट के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। प्रधानमंत्री की ओर से वित्त मंत्री के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक विवरण रखते हैं। तो बात सही है। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय मंत्री सदन के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक विवरण रखेंगे। केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। बात क्या है? सही है भाई। कोई भी अनुदान, अगर कोई भी धन विधेयक पेश करना है तो सबसे पहले हमें किससे पूछना होगा? राष्ट्रपति से पूछना होगा। बना लीजिए कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 सही है। अनुदान का मतलब होता है मांग। अनुदान मांग। धन विधेयक की परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें राज्य और केंद्र द्वारा मांगा गया अनुदान भी है। यानी धन विधेयक अगर पेश करना है तो धन विधेयक पेश करने से पहले किससे पूछना होगा? राष्ट्रपति। और कहां पेश करेंगे? लोकसभा की राज्यसभा?
लोकसभा में। रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किसमें अवशोषित होती है? क्षुद्रांत या ग्रासिका में, ग्रहणी में या अंधनाल में? कहां पर? क्षुद्रांत में होती है। क्षुद्रांत यानी इलियम में होती है। अधिकतम मात्रा किसमें अवशोषित होगी? तो इलियम में। और छोटी आंत का सबसे पहला हिस्सा यानी अग्रभाग कौन सा होता है? ड्यूडेनम। छोटी आंत का, लिखिए, छोटी आंत का अग्रभाग, छोटी आंत के अग्रभाग को हम क्या बोलते हैं? तो ड्यूडेनम का नाम देते हैं। छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत, ध्यान रखिएगा, छोटी आंत, छोटी आंत की लंबाई कितना होती है? 5 से 6 मीटर। कितना? 5 से 6 मीटर होती है। और छोटी आंत पाचन में क्या होती है? सहायक होती है। पाचन में सहायक होती है छोटी आंत। और भोजन का पूर्णतः पाचन कहाँ पे होता है? भोजन का पूर्णतः पाचन भी कहाँ पे होता है? छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत कितने भाग में होती है? 3 भाग, ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम। ध्यान रखिएगा। सीकम, रेक्टम और कोलेन किसका हिस्सा है? बड़ी आंत का भाग है। आगे प्रश्न है। प्रश्न दिया है कि मनुष्य की आहार नाल में ग्रसनी, अमाशय, यकृत, आंत और मलाशय क्या क्या होता है? जरा ध्यान दीजिएगा। देखो भैया, जब हम आहार नाल पढ़ रहे होते हैं, जब हम पाचन तंत्र पढ़ रहे होते हैं, पाचन तंत्र, जब हम पाचन तंत्र पढ़ रहे होते हैं, इसमें 2 चीजें काम करती है। एक तो आहार नाल काम करता है, एक तो इसमें आहार नाल काम करेगा, आहार नाल, और इसमें काम करती है आहार ग्रंथियां। एक तो आहार नाल काम करेगा, दूसरी आहार ग्रंथि। आहार ग्रंथियों में क्या क्या होता है? तो एक तो ग्रंथि सबसे पहले इसमें होती है लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। एक दूसरी ग्रंथि होती है इसमें लिवर। क्या होती है? लिवर। और एक तीसरी ग्रंथि होती है इसमें अग्नाशय। क्या होगी? अग्नाशय। ये 3 ग्रंथियां तो पचाने में सहायक होती हैं। और इसमें नली कितनी होती है? देखो, खाना मुंह से खाएंगे, मुंह के बाद फूड पाइप, जिसको हम कहते हैं भोजन की नली। भोजन की नली से खाना उतरता है और कहां पर उतरेगा? तो ध्यान रखिएगा, अमाशय में। कहां पे उतरता है? अमाशय में। भोजन की नली से खाना कहां जाता है? अमाशय। अमाशय के बाद खाना कहां आएगा? छोटी आंत। कहां पर आएगा? छोटी आंत। छोटी आंत से खाना कहां जाएगा? बड़ी आंत। बड़ी आंत से कहां जाएगा? एनस में जाएगा, यानी गुहा में जाएगा। आओ देखते हैं, क्या ग्रसनी का हिस्सा है? ग्रसनी, ग्रसनी का मतलब जहां से खाना हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो क्या ग्रसनी का हिस्सा होगा? एकदम होगा, ग्रसनी का हिस्सा इसमें होगा। अच्छा, क्या करना है? क्रम से लगाना है कि क्या? ओ अच्छा, केवल बताना है। ठीक है, आहार नाल में होते हैं, आहार नाल में ग्रसनी होती है ना? आमाशय होता है? होता है। यकृत आहार नाल का हिस्सा है? क्या है? आहार ग्रंथि है, ना कि आहार नाल है। आंत है ना इसमें? मलाशय है? एकदम है। उत्तर क्या है? ए, बी, डी और ई। ए, बी, डी और ई। बनाइए, सी होगा। अरे उत्तर यहां से सेटिस्फाइड हो रहा है ना? इस जगह से, यहां से है ना ये? देखो, बस इतना अगर पता है तो आप इजीली बना पाएंगे इस सवाल को। देखो, इतना बड़ा सवाल है, लेकिन केवल इतने से ही बन पाएगा। आगे, आगे दिया आपका सोडियम, कैल्शियम। कैल्शियम हड्डी और दांत को क्या करेगा? मजबूत बनाएगा। लोहा क्या करेगा? हीमोग्लोबिन का एक प्रकार का घटक। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? आयरन। क्या होता है? आयरन। आयोडीन थायरॉक्सिन बनाने के लिए क्या होता है? सहायक होता है। सोडियम क्या करेगा? इंसुलिन बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए होता है सोडियम। क्या होना चाहिए? ए हो जाएगा। 2, 3, 1, 4। ठीक। आगे प्रश्न है कि हार्मोन के बारे में कौन सा कथन ठीक है? हार्मोन विषक विशेष उत्तरक और अंग पर काम करता है। हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित होता है। बात सही है ना भाई? हार्मोन जो होता है, हार्मोन, हार्मोन ये मिक्स होता है किससे? तो ब्लड से। किससे मिक्स होता है? ब्लड से। लेकिन जो एंजाइम है, एंजाइम, एंजाइम किससे मिक्स होता है? तो क्या ये ब्लड से मिक्स होगा? नहीं, एंजाइम ब्लड से मिक्स नहीं होता है। आगे, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा कम मात्रा में स्रावित होता है, ऐसा कहना ठीक होगा? भाई, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा ही स्रावित होता है, द्वारा ही स्रावित होता है, स्रावित होता है। कम या ज्यादा मात्रा की तो बात ही नहीं है। स्टेटमेंट आपका कटेगा, यानी 1 और 2 सही है। बनाइए, आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न दिया है, एकमात्र प्रकार की आदि परिपक्व कोशिका होती है जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की असाधारण क्षमता होती है, स्टेम कोशिका। स्टेम कोशिका विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित होती है, ध्यान दीजिएगा। आगे है, सूचनाओं के संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तक कौन सी तंत्रिका पहुंचाती है? संवेदी, मस्तिष्क, चालक या मिश्रित? उत्तर क्या होगा? संवेदी का मतलब जैसे मुझे किसी ने छू दिया, जैसे हमें किसी ने छुआ, तो हमारे दिमाग को एक तंत्रिका है जो कि बताएगी कि कोई छू रहा है। ठीक है, तो ये त्वचा हमारा एक प्रकार का कैसा अंग है? तो संवेदी अंग है। जीभ कैसी है? संवेदी है। आंख, नाक, कान और मुंह, ये एक प्रकार के संवेदी अंग होते हैं।
त्वचा भी एक प्रकार का क्या है, संवेदी अंग है। अगर इसमें कोई हलचल होगी तो एक तंत्रिका होती है जिसका नाम क्या है, संवेदी। ये जाके किसको बताएगा, दिमाग को बताएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम हैं, अगर कोई चीज मुझे छू रही है तो उसका आभास हमें होगा, हमारे दिमाग को भी तो कोई बताएगा। दिमाग को बताने का काम कौन करेगा, संवेदी तंत्रिका। और इसी तरह से हर अंग की अपनी एक तंत्रिका होती है जो दिमाग को सूचना देती है। जैसे प्लीहा बीमार हो गया, अभी प्लीहा बीमार होने पर टाइफाइड होता है और ज्वर आता है, बुखार आता है। किसी बेहोश व्यक्ति को कभी बुखार आया है आज तक? नहीं, क्योंकि उसकी तंत्रिका क्या होती है, निष्क्रिय होती है। बुखार आता भी है तो दिमाग को पता ही नहीं चलता कि बुखार आया हुआ है। ठीक है, तो तंत्रिकाएं क्या होती हैं, सूचना वाहक का काम करती हैं। इसीलिए तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संवेदी अंगों के छूने के लिए एक सूचना वाहक का काम कौन करेगी, तो संवेदी तंत्रिका करती है। प्रोटीन संश्लेषण में कोशिकाओं में किसकी भूमिका सबसे अधिक है? प्रोटीन का मतलब क्या होता है, राइबोसोम। उत्तर क्या होगा, एक। प्रोटीन सुनिए, सीधे ढूंढिए राइबोसोम कहां है, वही उत्तर होगा। आरएनए ढूंढिए, उत्तर कहां है। प्रोटीन शब्द दे, आरएनए, राइबोसोम और न्यूक्लिक और एमिनो एसिड, ये सब ढूंढिए कहां दिया है। जहां दिया है सीधे उत्तर लगाइए। दिया है आपका राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये कहां दिया गया है, तो डीपीएसपी में दिया गया है ना भैया। आर्टिकल कौन सा है, 50। हमारी सामाजिक संस्कृति समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये क्या है, एक प्रकार का मूल कर्तव्य। विरासतों का संरक्षण क्या है, मूल कर्तव्य है। कारखानों में 14 से कम के बच्चों को, आर्टिकल कौन सा है, 24। आर्टिकल 24 का मतलब क्या हो जाएगा, मूल अधिकार हो जाएगा। बना लीजिएगा। पूछा है कितने सही सुमेलित हैं, सभी 3। आगे बढ़े, प्रश्न देखो दिया है कि भारत के निम्नलिखित संगठनों पर विचार करिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये बना था 102वां संविधान संशोधन से। 102वां संविधान संशोधन आया और इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। आर्टिकल 338 का बी लाया गया था और ये लाया गया था सन 2018 में। सन लिखना है ना। अच्छा, कितने संवैधानिक निकाय हैं, तो क्या इसका संविधान में वर्णन है, एकदम है वर्णन। ठीक है, मानवाधिकार का है, नहीं। विधि आयोग का है, उपभोक्ता विवाद का नहीं है। सन तो लिख लीजिए इसका। मानवाधिकार का 1993 हो जाएगा, विधि आयोग का होगा 1955 और विवाद निवारण का होगा 1986। लेकिन ये संवैधानिक नहीं बल्कि क्या है, संसदीय निकाय, एक प्रकार का संसदीय निकाय। संसद के विशेष अधिनियम द्वारा इसको बनाया गया है। पूछा है कितने संवैधानिक निकाय हैं, तो केवल एक है, केवल एक, यही पिछड़ा वर्ग आयोग। आगे बढ़े, आगे देखो भैया, प्रश्न है संसद अधिनियम 1959 से कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हत से छूट देता है। बात क्या है, सही है। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया। लाभ के पद को अभी तक 5 बार संशोधित किया गया कि कौन सा पद लाभ का पद होगा या फिर नहीं होगा। लाभ के पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है, तो लाभ के पद की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। भाई कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसद नहीं, ध्यान दीजिएगा। कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी अन्य न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी अन्य न्यायालय समय समय पर यानी जैसी जब आवश्यकता पड़ेगी समय समय पर इस लाभ के पद का विवरण देंगे। लाभ के पद का क्या करेंगे, तो विवरण देंगे और ये समय समय पर देंगे। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, यानी तीसरा क्या होगा, गलत होगा। 1 और 2 सही है, बनाइए। क्या नहीं भैया, लाभ के पद का जो निर्धारण है ना, ये एक तरह से लाभ का पद कौन होगा कौन नहीं होगा, इसका निर्धारण सदन में नहीं बल्कि कहां होता है, न्यायालय में होता है। सुप्रीम कोर्ट ये तय करती है या फिर उसके समकक्ष कोई और न्यायालय भी हो सकता है। ऐसा कहा गया या तो सुप्रीम कोर्ट या उसके समकक्ष। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष कुछ है, नहीं है भाई, उसके नीचे है, समकक्ष तो है नहीं उसके। तो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि लाभ का पद क्या होगा या फिर क्या नहीं होगा। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया गया। कहा गया कि समय समय पर इसकी परिभाषा को हम देते रहेंगे। आगे है बजट 26 में कृषि क्षेत्र के लिए एआई आधारित एक उन्नत टूल लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या होगा, तो विस्तार होगा, ध्यान रखिएगा। आगे है कि वर्ष 2026 में भारत और किस संगठन के बीच समुद्री सहायता वर्ष के रूप में मनाया गया। समुद्री सहायता वर्ष मनाया कौन, ब्रिक्स, क्वाड, आसियान या यूरोपीय संघ। उत्तर क्या होगा, आसियान होगा यार। क्या होगा, आसियान। समुद्री सहायता वर्ष के रूप में 26 में मनाया जा रहा है, ये कौन सेलिब्रेट कर रहा है, तो आसियान कर रहा है। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का पहला जैविक उद्यान राजस्थान के किस जिले में लगाया गया, तो रेलवे स्टेशन पे जूनागढ़ में, जयपुर में कि भिवानी में। उत्तर क्या हो जाएगा, क्या होगा, भिवानी होगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है।
अनुसूचित बैंक द्वारा आरबीआई से ऋण को या वाणिज्यिक बैंक द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्र को ऋण देना। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति का क्रय और विक्रय उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर क्या है? सी होगा। सरकारी प्रतिभूति को खरीदना और बेचना एक प्रकार का खुला बाजार है, जिसको आप क्या बोलते हैं? खुले बाजार को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आईपीओ। क्या बोलेंगे? आईपीओ। देखो, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सरकार के पास पैसे की कमी पड़ती है, संपत्ति को सीधे क्या किया? बेच दिया, उसकी बोली लगा दी। इस बोली लगाने को हम खुला बाजार प्रचलन करते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इनिशियल पब्लिक ऑफर। आगे आगे प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ करा गया था? गरीब लोगों को अपेक्षित कम ब्याज दर पर आवास, या पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं को स्वयं सहायता समूह, या देश में यही होगा। वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए जनधन योजना लाया गया। और वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजना कौन? जनधन योजना, जिसको शुरू करा गया सन 2014 में, जिसके तहत प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कितना पैसा आएगा? 15-15 लाख रुपया सबके खाते में आएगा। लीजिएगा, पता नहीं अब ढूंढो आया कि नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी समझिए, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। कौन बनाएगा? मौद्रिक नीति। हम कई बार पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि मौद्रिक नीति बनाने का काम किसका है? आरबीआई का है। मौद्रिक नीति कौन बनाएगा भैया? आरबीआई बनाएगा। यह कितने सदस्य निकाय है? तो 6 सदस्य हैं। कितने हैं? 6 सदस्य हैं। इसका काम क्या है? तो ब्याज दरों का निर्धारण करना। जो रेपो रेट आप देख पाते हैं ना, रेपो रेट, रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? मौद्रिक नीति। कौन करेगा? मौद्रिक। यानी पहला सही है, लेकिन दूसरा क्या है? गलत है। 12 सदस्य नहीं, बल्कि कितने सदस्य हैं? 6 हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 सदस्यों में से जो 3 सदस्य हैं ये कहां से आते हैं? आरबीआई से। और बाकी जो 3 है ये अन्य सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? अन्य सदस्य। 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका सदस्य अध्यक्ष जो होता है आरबीआई का गवर्नर होता है। आरबीआई का गवर्नर इसका क्या होता है? तो अध्यक्ष होता है, न कि वित्त मंत्री। यानी तीसरा भी कट जाएगा। उत्तर केवल सही पूछा है, केवल एक सही है। आगे बढ़े। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित पर क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर, विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तु और सेवाओं के मूल्य की तुलना से की जाती है। यानी परचेजिंग पावर, यानी पीपी और पी। परचेजिंग पावर पैरिट, ये वस्तु और सेवा के मूल्य की तुलना के आधार पर इसकी गणना की जाती है। पीपीपी डॉलर के संबंध में भारत की अर्थव्यवस्था छठी अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि कौन सी है? तीसरी है। परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता में, विदेशों से सामान खरीदने की क्षमता में सबसे टॉप पर कौन है? चीन है। सेकंड टॉप कौन है? अमेरिका है। तीसरा टॉप कौन है? भारत है। तीसरा टॉप कौन है? भारत है। भारत कहता है कि हम ट्रेड खत्म कर देंगे चीन से। कभी पॉसिबल है? इतना आश्रित है भारत का ट्रेड चीन पर कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात, चीन का भारत से कोई कंपेयर नहीं है। चीन सीधे कंपेयर किससे करता है? अमेरिका से करता है। ठीक है, यानी भारत, चीन की अर्थव्यवस्था में भारत के योगदान को चीन केवल नाम मात्र समझता है। उसका सामना सीधे अगर अर्थव्यवस्था के संबंध में कुछ भी वर्डिक्ट देता है तो किसके लिए देगा? अमेरिका के लिए। सोचिए भारत कितना पीछे है चीन से इस मामले में। आगे ना, पाकिस्तान से तुलना करना सरासर गलत है। और भारत का नागरिक पाकिस्तान से तुलना करता है, ना ना यार। भारत की अर्थव्यवस्था को कहा गया विकासशील अर्थव्यवस्था, तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। भाई ये बताइए कि रेस हो रही है, जो सबसे आगे पहुंच गया है वो तो धीरे ही दौड़ेगा, और जो पीछे है उसको ना हो सकता है तेज दौड़ने की। तो आप विकासशील अर्थव्यवस्था कहकर भारत के लिए खुश नहीं हो सकते। हम पीछे हैं इसलिए तेज दौड़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और जो आगे है वो क्या कर रहा है? धीमे धीमे चल रहा है। क्या ही जरूरत उसको तेज दौड़ने की है? अमेरिका अर्थव्यवस्था की रेस में सबसे आगे, आराम से दौड़ेगा। भारत अर्थव्यवस्था की रेस में पीछे, पीछे का मतलब दौड़ना होगा तेज, तभी तो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। तो भारत के लोग कहते हैं कि तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, बस खुश हो गए। तो ऐसा नहीं है, हमें उस पीक तक ले जाना है। और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे सब समझ में आता है। निम्नलिखित में से कौन उन फैक्ट्रियों में कामगार नियुक्त है? औद्योगिक विवाद और छटनी। अच्छा, फैक्ट्रियों से संबंधित जो भी चीजें हैं उसका आकलन कौन करेगा? श्रम ब्यूरो करता है। आगे, कृषि उत्पाद का भंडारण। अच्छा ये बताइए, कृषि उत्पाद का भंडारण करना ये द्वितीयक है क्या? प्राथमिक है क्या? सेवा क्षेत्र है। क्या है? सेवा क्षेत्र है। सर्विस सेक्टर है, यानी तृतीयक क्षेत्र है। कृषि उत्पाद का भंडारण कैसा सेक्टर है? तृतीयक सेक्टर है। समझे ना आप लोग इसको। आगे, डेयरी या फर्म क्या है? प्राथमिक है। खनिज की खोज यानी खनन क्या है? प्राथमिक है। खनन क्या है? प्राथमिक है। और कपड़ा बुनाई क्या है? द्वितीयक है। यानी पूछा है कितने, क्या है? सही है ना? कितने सही है? 2 और 4 का मतलब केवल 2 सही। बनाइए। आगे प्रश्न है,
कि फ्रांस द्वारा 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। यह विधेयक फ्रांस की संसद के निचले सदन द्वारा पारित किया गया। सभी सोशल मीडिया, सब पे नहीं भैया, सब पे नहीं, इसमें यूट्यूब को बाहर रखा गया। यूट्यूब की बात ही इसने नहीं किया। जब नहीं किया तो सब कहना शब्द क्या होगा, गलत हो जाएगा। राज्य मीडिया नियामक को हानिकारक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पहचान करने का अधिकार दिया गया है। बात क्या है, सही है, यानी एक और क्या होगा, 3 हो जाएगा, 2 नहीं होगा। इंस्टाग्राम और ट्विटर की बात की गई इसमें, और स्नैपचैट की बात की गई, यूट्यूब की बात नहीं की गई, तो सभी कहना गलत हो जाएगा। आगे, हाल ही में देश के बीच दोस्ती अभ्यास किसके बीच, भारत श्रीलंका और मालदीव। भारत श्रीलंका और मालदीव उत्तर बना लीजिएगा बी। आगे, हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला वो कौन सा चक्र, अशोक चक्र, सौर्य चक्र था, सौर्य, अशोक चक्र ही होगा, सही है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनका इबोला विषाणु के प्रकोप के लिए हाल ही में समाचार, इबोला से प्रकोप के लिए समाचार में आया था लाइबेरिया, और कौन आया था, लियोन और गिनी आया था। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक है, विषाणु संक्रमित कर, अच्छा विषाणु जीवाणु को मार सकता है, कवक को भी मार सकता है, पौधे को भी खत्म कर सकता है, 1 2 और क्या होगा, 3। विषाणु सबसे प्रभावी होते हैं, सबके ऊपर हावी हो सकते हैं। आगे, हाल ही में समाचार पत्र में फोर्टालेजा घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो ब्रिक्स से। इसको सीधे याद कर लीजिएगा। ब्रिक्स की समिट सन 2026 में कहां होगी, तो भारत में। 25 वाली समिट कहां पे हुई, तो ब्राजील में। और 24 वाली समिट कहां पर, रूस के अंदर। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक जेंडर गैप कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच। जेंडर गैप 26 वाला नहीं आया है, 25 वाला मन है तो लिख लीजिएगा। 25 में जेंडर गैप में भारत का जो स्थान है 131 है, अभी आया नहीं है 26 वाला। आगे, 68वां ग्रैमी पुरस्कार में पहली बार सम्मानित होने वाली हस्ती का नाम क्या होगा, दलाई लामा। आगे प्रश्न है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी द्वारा फरवरी 2026 में दी गई स्वीकृत राशियों के संदर्भ में युग्मों पर विचार करिए। राफेल एक प्रकार का बहुभूमिका वाला लड़ाकू विमान है। दिया है P8 पोसाइडन वायु जहाज आधारित उच्च, ये निम्न ऊंचाई का जहाज है, ध्यान रखिएगा, निम्न ऊंचाई का जहाज है, ये कट जाएगा। विभव एक प्रकार का टैंक रोधी खदान है, ठीक है, यानी 1 और क्या होगा, 3 होगा। तो मेरे बनाने के बाद न सी बताए। आगे है, भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई, ये क्या बताना है भैया, घटनाओं का कालक्रम बताना है। तो ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक सरकार पहली बार साम्यवादी सरकार चुनी गई थी 1957 में, 1957 में। और बैंक, इंपीरियल बैंक का नाम एसबीआई करा गया सन 1900 कब, 55 में। और गोवा को आजाद कराया गया था सन 1900 कब, 61 में कराया गया। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं कि और क्या बचा, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1900 कब, 53 में हुआ था, 53 53 53, हाँ सही है, ठीक है, 53-54 के अराउंड हुआ था। तो क्या होना चाहिए उत्तर, बी लगा दें। 3 के बाद हो जाएगा आपका 2, 3 के बाद 3 के बाद 2, 1 और 4, ठीक है, उत्तर बी है। और आगे, भारत के ध्वज संहिता 2002 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कथनों पर विचार करिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का मानक, अच्छा मानक जब भी आप रखेंगे तो उसमें 3 का अंतर रखेंगे। अंतर 300 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है। भाई झंडा का साइज बढ़ा सकते हैं आप, तो अंतर कम से कम आपको 3 का रखना होगा। 1 2 3 में 3 का अंतर, सैकड़े में 300 का अंतर, और 1000 में 3000 का अंतर रखना होगा। पहला इसमें देखिए दिया है 600 और 400 mm है, अंतर कितने का है, 200 का है। 200 का अंतर हमें कभी नहीं रखना है। अगर आप गिनती में है तो 3 का अंतर रखिए, सैकड़े में है तो 300 का, 1000 में है तो 3000 का अंतर रखना है झंडे को बनाते समय। और इसका अनुपात पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 3 संबंधित 2, ये सही है। अब अनुपात रख सकते हैं आप, 900 और अनुपात कितना होगा, तो 600 होगा। ये अनुपात होना चाहिए, रियल अनुपात। 300 का अंतर हमें रखना है। अगर इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, अगर आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, अगर आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप आगे भी बढ़ाएंगे। जब भी आप कोई डेटा लेंगे 300 का अंतर कम से कम उसमें आप रखेंगे ही रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, यहां से उत्तर क्या होना चाहिए, डी होगा। कथन 1 गलत है किंतु 2 सही है, ठीक है। आगे है कि ब्रिक्स के संबंध में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता रूस, ठीक है। 16वां ब्रिक्स कहां, रूस में। 17वां ब्रिक्स कहां, ब्राजील में। 18वां ब्रिक्स कहां होगा, तो भारत में होगा, ठीक है भैया, ठीक है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्व सदस्य अब बन गया है, हाँ बना है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो थीम रहा था
तो इसका थीम रहा था न्यायपूर्ण वैश्विक विकास, नहीं, वैश्विक न्यायपूर्ण वितरण था। वैश्विक न्यायपूर्ण न्यायपूर्ण वितरण इसकी थीम रही थी। वैश्विक और न्यायपूर्ण वितरण इसका थीम रहा था, यानी तीसरा गलत हो जाएगा। सही पूछा है, एक और दो सही है। आगे देखिए प्रश्न दिया है कि रेडियो दिवस, रेडियो दिवस कब मनाते हैं? 13 तारीख को ना, 13 फरवरी को मनाते हैं। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, केवल दो सही। आगे प्रश्न है, आगे प्रश्न है, प्रश्न दिया है कि किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन और जैव विकास की हानि के लिए पुनः इस विधि स्थापित करा? तो जलवायु परीक्षण और जैव विकास की हानि के लिए एनआरएल को लाया था। एनआरएल को लाने वाला कौन था? यूरोपीय संघ था। आगे है कि वंदे मातरम, किसी भी समारोह में राष्ट्रगान गाए जाने पर वंदे मातरम के सभी 6 श्लोक को राष्ट्रगान से पहले गाए जाने चाहिए। बात सही है, देखो इसको अनिवार्य कर दिया। 3 मिनट और 10 सेकंड लंबा रहा है। राष्ट्रगान का आधिकारिक संस्करण, आवाज नहीं, आधिकारिक संस्करण इतना ही लंबा है, गाते केवल हैं हम 52 सेकंड में। क्या यार आप लोग भी, राष्ट्रगान गाने के संबंध में 52 सेकंड है खाली, ध्यान रखिएगा। लेकिन उसका आधिकारिक संस्करण ज्यादा है, अच्छे से पढ़ेंगे तो और ज्यादा जाएगा। मार्च, मरचा चावल दिया है, पश्चिमी चंपारण का है, लिखिएगा मरचा चावल कहाँ का है? पश्चिमी चंपारण का। शाही लीची कहाँ का है? मुजफ्फरपुर का है। तो ये दोनों कट जाएगा, है ना, दोनों कट जाएगा, मतलब क्या है? दोनों गलत है। आगे प्रश्न है कि समा चकेवा भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, सही है। मधु श्रावणी मुख्य रूप से नव विवाहित महिलाओं के लिए होता है। कथन क्या है? सही, सब जानते हैं आप लोग? अच्छा, चलिए ठीक है, ये सब बिहारी का है इसलिए पूछा हमने। पुरुषों की चित्रकला अभी बता रहे थे, कौन है? पटना कलम है। बिहार की नदियों के उद्गम के बारे में, सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक में, गंडक नदी बिहार के पश्चिमी, कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला में। कथन क्या है? सही है। आगे है कोसी परियोजना भारत नेपाल की परियोजना, हनुमान नगर बैराज बना है इस पर, बिहार का शोक कही जाती है। सभी सही है। आगे दी, अच्छा बस खत्म। चलिए मिलेंगे आपसे कल।